अ, हमारी तरह के बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनके दिलों में ख्वाहिश होती है, ड्रीम्स होते हैं, उनके ख्वाब होते हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी जाकर किसी बाहर मुल्क में जाके एंजॉय करें। लेकिन एक लाइफ लर्निंग लेसन था। मेरे ख़्याल से वो शायद ज़रूरी भी है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। कि मिडल ईस्ट में इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं जब जब लोग बाहर जाते हैं। को मिडल ईस्ट में लोगों को क्या 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 प्रॉब्लम फेस होती हैं, वो लोग मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, कफाला सिस्टम एंड ऑल दैट। जैसे जो लोग वहाँ जाते हैं पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे मैं उनकी बात करूँगा जो वर्किंग क्लास लोग होते हैं, जो बेचारे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, लाइक फैक्ट्री वर्कर, मज़दूर वगैरह तबका होता है। उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं, उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं, लाइक जो उनकी जो एक जिसे कहते हैं ना कि उनकी जितनी मेहनत मज़दूरी वो करते हैं, उसके हिसाब से उनको सैलरी वहाँ प्रॉपर मिलती है? आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। हुँ, अगर आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में चलेंगे और किसी हुँ, बड़े प्रोजेक्ट पे पहुँच गए, तो आपका सफ़र तो मुश्किल है, हुँ, लेकिन ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में जिस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस है। देखिए, एक स्टैट्स है, उसके मुताबिक नियरली 10.7 मिलियन पीपल जो है वो माइग्रेटेड हुए हैं सऊदीया और दुबई में। इन 2 कंट्रीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। आप यूके आते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाते हैं, तो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। आपकी बात ठीक है कि वो आपको नेशनैलिटी नहीं देते। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिर्फ़ जैसे ही आप कतर में लैंड करते हैं, विदिन अ वीक आपकी आईडी आ जाती है। हुँ। लेकिन मेरे ख़्याल से दुबई और सऊदीया का शायद दोबारा सिस्टम कुछ डिफरेंट है, वो उनका मेरे ख़्याल से एम्बेसी से होता है। तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एजेंट का जो माफ़िया है ना, हमारा जो ड्रग्स माफ़िया के बाद जो सबसे जो पावरफुल पावरफुल जो माफ़िया है, वो एजेंट्स का माफ़िया है। तो जो बिल्कुल सही है। कफ़ाला सिस्टम जो है, ये कफ़ील सिस्टम जिसे कहते हैं, तो आपके ख़्याल में ये सेफ़ होता है जाने के लिए अगर कोई पाकिस्तानी बंदा जाना चाहे? पाकिस्तान से अगर एक लड़का जा रहा है ना, तो उसको पहले चाहिए कि वो अपने लिए कोई स्किल डेवलप कर ले। जैसे मैं हुँ, आपको बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड है ना, तो लैबोरेटरी की कोई स्किल्स कर लेता है। लेकिन ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर कफ़ील सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कंपनी है ना, उसका 51% वो उस नेशनैलिटी होल्डर के पास होता है और 49% स्टेक दूसरे बंदे के पास होता है। जैसे एक मज़दूर बंदा वहाँ पे ज गया है, एक मज़दूर बिल्कुल तबका है, बिल्कुल मज़दूर आदमी है, बेचारा पढ़ा-लिखा नहीं है। अब वो क्या प्रॉब्लम वहाँ पे फ़ेस करता है अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर? अब आप जब रिस्क उठा रहे होते हैं, तो उसको आप यही समझते हैं कि यार कि इसमें नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी होगा। आपके ख़्याल में पाकिस्तान से कितने लोग जो हैं वो आजकल आजकल आज की तारीख़ तक बाहर हैं? अच्छा, मतलब ये मिडल देखें, ईस्ट में? 2023 में 1100 पीपल लेफ्ट हुँ। पाकिस्तान, यानी कि 8,11,000 लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एन्जॉय कर रहे होंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी, जैसे आपको पता है हम लोग अब्रॉड में रहते हैं, यूके में रहते हैं। हमारी तरह के बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनके दिलों में ख्वाहिश होती है, ड्रीम्स होते हैं, उनके ख्वाब होते हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी जाकर किसी बाहर मुल्क में जाके एन्जॉय करें, रहें। इसीलिए जो आज हमारा टॉपिक है, वो है लाइफ़ ऑफ इमिग्रेंट्स इन मिडल ईस्ट। देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग लाइक जो भी लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाएँ और अपनी फैमिली की सही से कफ़ालत करें और उनको एक अच्छी ज़िंदगी दें। मगर जैसे आपको पता है कि मिडल ईस्ट में इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं जब जब लोग बाहर जाते हैं। तो हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे उस टॉपिक पे आज। और सेकेंडली इसमें बताएँगे कि आपको मिडल ईस्ट में लोगों को क्या-क्या प्रॉब्लम फ़ेस होती हैं, क वो लोग मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम फ़ेस करते हैं, कफ़ाला सिस्टम एंड ऑल दैट। मैं टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अली है और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं इमरान। वीडियो शुरू करने से पहले से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं, लाइफ ऑफ इमिग्रेंट्स इन मिडल ईस्ट। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक-ठाक मज़े में। जैसा कि जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है लाइफ ऑफ इमिग्रेंट्स इन मिडल ईस्ट। देखें, आपसे मेरी पीछे बैक स्टेज बात हो रही थी कि आप भी माशाल्लाह 3 साल कतर में रहे हैं। आप माशाल्लाह इंजीनियर भी हैं और पिछले कोई ढाई 3 साल से आप यूके में। तो आपसे मैं आपका एज़ अ पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा
और यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अगर मैं इन दोनों लाइफ एक्सपीरियंस को कंबाइन करूँ तो इसमें थोड़ा-सा कुछ प्रो एंड कॉन्स यहाँ के हैं, कुछ वहाँ के हैं। इन अ शॉर्ट सेंस ये कह लें कि वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला क्योंकि टफ़ लाइफ़ थी, हार्ड स्टेप्स थे, मुश्किल स्टेप्स थे जब आप जाते हैं और बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने घर लीव किया। उससे पहले मैं आपको पता है नॉर्दर्न एरिया से हूँ, हम बिग सिटीज़ में भी नहीं गए हुए थे। हुँ, तो एकदम से बाहर निकलना और परदेस की लाइफ़ शुरू करना तो ऑब्वियसली मुश्किल था। और फिर कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड से मेरा जो है आपको पता है बिलॉन्गिंग्स हैं, तो मैं स्पेशली वो भी रोड्स में, तो वो कुछ ज़्यादा ही टफ़ होती हैं। ओवरऑल ये कह लें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी, लेकिन एक लाइफ़ लर्निंग लेसन था। मेरे ख़्याल से वो शायद ज़रूरी भी है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। हुँ, लेकिन जब आप उसको यूके के साथ कंपेयर करें तो यूके की लाइफ़ टोटली डिफरेंट है। हुँ, क्योंकि यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, सोशल लाइफ़ ज़्यादा है, ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, इक्वल राइट्स हैं आपके। आप बेशक इमिग्रेंट आएँ लेकिन राइट्स तो आपको मिलते हैं रेज़िडेंट के। राइट तो मेरे ख़्याल से वहाँ पर भी होंगे लाइक लॉ एंड बिल्कुल, ऑर्डर नहीं या लॉ एंड राइट्स ऑ हो। नहीं इन अ सेंस ये है कि जब आप वहाँ पे वर्किंग सिस्टम में जाते हैं, तो वहाँ पर आप हुँ, स्पॉन्सरशिप्स में होते हैं। तो जब आप स्पॉन्सर चेंज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको कुछ कंसर्न्स आते हैं। हुँ। तो इन अ सेंस कि आप एक किस्म के बाउंडनेस है एक बंदे के पास, तो दूसरे बंदे के पास जाने के लिए पहले बंदे से जा इसको आई चुका। थिंक सो कफ़ाला सिस्टम कुछ कहते हैं ना? ये बेसिकली क कफ़ाला सिस्टम इन द सेंस कि अगर आप प्राइवेट कफ़ील के पास हैं, हुँ, प्राइवेट सेंस में तो कफ़ाला है, अगर किसी कंपनी में है, तो वो स्पॉन्सरशिप्स ही होती इस है। पे भी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे आगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जैसे एज़ अ पाकिस्तानी, आपके ज़हन में ऐसा ख़्याल क्यों आया कि आप पाकिस्तान से डायरेक्ट कतर गए? आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं क्या अमेरिका या कनाडा या फिर मैं किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यूरोप में जाऊँ कहीं? देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ कह लें, साउथ अमेरिकन साइड के कह लें, क्योंकि उसके तो प्रोटोकॉल्स हैं ना। हुँ, आपके लैंग्वेज बैरियर है सबसे पहले, हुँ, आपको लैंग्वेज बैरियर क्लियर करना है और उसके बाद जो वीज़ा सिस्टम है, उसके चेक्स बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है। अगर आप मिडल ईस्ट से कंपेयर करें तो विद शॉर्ट रेफ़रेंस आप ईज़िली जा सकते हैं। हुँ, तो मेरे पास एक मौका था, मेरे पास एक वीज़ा था, मेरे एक सोर्स के थ्रू हो गया था और उसमें मेरा कोई खर्चा भी नहीं था, क्योंकि मैं किसी भी प्रोसेस से गुज़रा नहीं था, मेरे पास वीज़ा आ गया था। डायरेक्टली जो है मैंने अपनी एम्बेसी के थ्रू जो है प्रोटेक्टर लगवाया और मैं निकल गया था। तो एक ये बात होगी कि ईज़ी एक्सेस है हुँ, उसमें, क्योंकि आपको लैंग्वेज टेस्ट वगैरह कोई नहीं चाहिए, आप बस काम के लिए एक वीज़ा और आप जा सकते हैं। तो मैं उस टाइम मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी थी, तो वहाँ से मैं जो है उधर चला गया कतर में। और मैंने फिर वहाँ पर 3 साल लगा गए। फिर कोविड था बीच में, आपको पता है। हुँ, कोविड के दौरान तो पूरी दुनिया बंद हो गई। हुँ, फिर यहाँ के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर ली साथ-साथ कि यार मैंने मास्टर्स करना है तो निकलना चाहिए। काफ़ी मतलब उधर से ऑप्शंस ईज़ी हो जाते हैं। अगर आप क्योंकि पाकिस्तान में ना तो आपके लिए पुलिस क्लीयरेंस वगैरह, क्योंकि आपको पता हुँ, है हम ज़रा जो इस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, हमारी क्लीयरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हुँ, आप किसी भी आउटसाइडर कंट्री में रहते हैं ना, तो आप वेस्टर्न कंट्री के एम्बेसी में जाएँगे, आपके पास अच्छी स्टेटमेंट्स हैं, आपके पास वैलिड रीज़न है, तो आपका वीज़ा जल्दी लग जाता है। क्योंकि आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है और आप लॉ एंड ऑर्डर को फ़ॉलो करने वाले पर्सन होते हैं। तो मेरे ख़्याल से कि जो मोस्टली लोग मिडल ईस्ट से वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ आते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। अगर वो पढ़े लिखे हैं, आइल्स वगैरह वहाँ ईज़िली कर सकते हैं। वहाँ से निकलना उनके लिए आसान होता है, क्योंकि उधर उनके पास स्टेटमेंट्स भी आ जाती हुँ, हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ओबे भी कर रहे होते हैं और ऑलरेडी एक वीज़े पे होते हैं। हुँ। तो इफ दे वांट टू कम टू यूरोप, दे कैन डू ईज़िली। जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा बताया कि लोग जो है वो मिडल ईस्ट चले जाते हैं, अब जाना आसान है कंपेयर टू यूरोप या अमेरिका वगैरह। अच्छा मुझे एक बात बताएँ, जैसे आप तो वहाँ पे रहे हैं, जैसे जो लोग वहाँ जाते हैं पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे मैं उनकी बात करूँगा जो वर्किंग क्लास लोग होते हैं, जो बेचारे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, लाइक फैक्ट्री वर्कर, मज़दूर वगैरह तबका होता है। उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं, उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं, लाइक जो उनकी एक जिसे कहते हैं ना कि उनकी जितनी मेहनत मज़दूरी वो करते हैं, उसके हिसाब से उनको सैलरी वहाँ प्रॉपर मिलती है? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। हुँ, अगर आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में चलेंगे और किसी हुँ, बड़े प्रोजेक्ट पे पहुँच गए हैं, तो आपका सफ़र तो मुश्किल है, हुँ, लेकिन ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूँगा कि एक भाई हैं, उनका वाक़या है, उनको मैं जानता हूँ, उनसे गपशप हुई थी। वो बता रहे थे कि वो सऊदीया में गए हैं हुँ, एज़ अ लेबर। अब वो गए थे अरामको में, ऑयल एंड गैस की ये कंपनी है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़ इन द वर्ल्ड और उसी वजह से जो है सऊदी दे आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड।
तो उस कंपनी के ना हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स के टेस्ट्स होते हैं। हुँ, वो HNSE हेल्थ एंड सेफ्टी के टेस्ट होते हैं, वो क्लियर करने पड़ते हैं। फिर उसमें टेक्निकल स्किल्स आ जाते हैं, जो ऑयल एंड फील्ड के गैस के होते हैं। वो जो बंदे वहाँ पर होते हैं, अगर वो उस कैलिबर पे आ जाएँ, तो उनकी वर्थ भी बन जाती है और हुँ, वो लोग ग्रोथ भी कर जाते हैं। लेकिन ये तो आ गया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सिनेरियो। अगर आप किसी छोटी कंपनी की बात करें, वहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हुँ, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है आपके जो इमीडिएट बॉस हैं उस पे। अभी वो अकोमोडेशन कैसी देगा, नो आइडिया। वो सैलरी टाइम पे देगा, नो आइडिया। क्योंकि आप जब घर से निकल आते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फैमिली प्रेशर आ जाता है और फिर आपके अंदर भी खुददारी जाग जाती है कि आई हैव टू डू इट। हुँ। तो इसलिए लोग सफ़र करते हैं। अच्छा एक बात बताएँ जैसे आप भी देखिए माशाल्लाह यूके में रह रहे हैं पिछले ढाई 3 साल से, मुझे भी तकरीबन 15-16 साल यहाँ पर हो गए हैं। हम लोग जितने भी हमें अपने फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे या जितने भी हमारे इर्द-गिर्द मिलेंगे ना आपको पाकिस्तानी या इंडियन तो मोस्टली आपको पढ़े-लिखे लोग मिलेंगे, यू नो? तो आप ये बताएँ कि मिडल ईस्ट ख़ास करके जो ये जो मिडल ईस्ट है लाइक जितना भी सऊदी अरब इसमें आ गया, कतर हो गया, अबू धाबी, जितने भी इलाके हैं दुबई वगैरह, वहाँ पर मैंने देखा है कि हमारा मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इसकी क्या वजह है? देखिए एक स्टैट्स है, उसके मुताबिक नियरली 10.7 मिलियन पीपल जो है वो माइग्रेटेड हुए हैं सऊदीया और दुबई में। इन 2 कंट्रीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और मोस्टली लेबर्स की ही है। इसकी वजह क्या टेक है? इसकी वजह ये है कि सर एक तो ईज़ी एक्सेस है, हुँ, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, हम लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। अब एक मुझे बात बताएँ, पाकिस्तान में जिस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस है, हुँ, एक लड़का है वो कितनी नौकरी करेगा? वो 10,000 20,000 की और जॉब करेगा। हुँ। लेकिन जब उसको बाहर कोई बताएगा यार तुम्हें आ जाओ लेबर के वीज़े पे आ जाओ 1500 रियाल 2000 रियाल तुम्हारी बचत जैसे हो जाएगी। 1500 रियाल सॉरी मैं आपकी बात काटूँगा 1500 रियाल अगर बात दुबई की बात कर रहे हैं ना? सऊदीया, दुबई सऊदी अरब, दुबई की बात तो ये 1500 रियाल जो होंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने होंगे? अप्रॉक्सिमेटली आजकल का जो मेरे ख़्याल से रेट है वो तकरीबन 70-80,000 रुपीज़ शायद वो बना ले। तो वो त अगर देखा जाए तो वो आपके ख़्याल में 70-80,000 रुपीज़ पाकिस्तानी वो उसकी ग्रॉस इनकम जी, बिल्कुल। है ना? उसके बाद उसको उसमें से लाइक अपने सारे एक्सपेंसेस भी पे करने हैं, जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है। तो आई थिंक सो अगर वो अपने कितने पैसे बचाता होगा आपके ख़्याल में? लाइक हाफ़? देखिए वो तो स्टार्ट है ना, हुँ, वो तो बेसिक नीड्स है। अब जब आप उसको कंपेयर करेंगे ना लॉन्ग टर्म तो अगर वो अपने लिए ऑप्शंस बना जाता है, हुँ, तो वो ग्रोथ भी कर जाएगा। मैं एक चीज़ को जानता हूँ कतर में वो लेबर गए थे और वो कहते हैं कि हम जो है 10 रियाल दिहाड़ी पे काम करते रहे। 10 रियाल, वो वाह! ओल्ड टाइम्स की बात है, उस टाइम 10 रियाल भी शायद वर्थ करता होगा। अब वो पढ़ा-लिखा आदमी नहीं था, हुँ, लेकिन ही हैज़ टेक्निकल स्किल्स, वो रोड पेविंग का काम करते थे। उस काम से वो छोटे मिनी सब कॉन्ट्रैक्टर बने। मिनी हुँ, सब कॉन्ट्रैक्टर के पास उसके बाद उन्होंने लैंग्वेज सीखी, हुँ, सिस्टम को सीखा। उन्होंने जो है एक कतरी कफ़ील के साथ अपनी छोटी-सी कंपनी खोल ली और उस कंपनी में उन्होंने वो खुद ही उसके डायरेक्टर बन गए। अब दैट पर्सन इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर, राइट? तो उस वो पढ़ा-लिखा भी नहीं है, ये तो मज़दूर देखिए है। मेरे ख़्याल से हज़ारों लाखों में से कोई एक ही केस ऐसा आता होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हाँ, लेकिन ये देखिए पॉसिबल तो है ना। अब हुँ, ये तो डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में हैं। मेरे अपने चाचू थे सऊदीया में कस एक कंपनी में वो रहे हैं, वो भी लेबर गए थे। लेकिन जब उन्होंने डिपार्ट किया आफ्टर 22 हुँ, और 25 इयर्स वो फ़ोरमैन थे। वो उनकी कुछ सेहत की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनको लीव करना पड़ गया। लेकिन वो एक हुँ, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में थे जो ये फ्लाईओवर्स बनाती थी एंड ही इज़ अर्निंग गुड। तो ये तो देखिए आपकी नसीब पे भी डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। अब ज़ाहिर-सी बात है रिस्क तो उठाना पड़ेगा आपको। हुँ, अगर आप बिल्कुल कहें कि सब कुछ ऑल इज़ गुड वो तो पॉसिबल नहीं है। आप खुद यहाँ रहे हैं, आप भी जब शुरू में आएँगे आपने कितनी स्ट्रगल की होगी। एग्ज़ैक्टली। तो वो तो आपको अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है और अल्लाह की मदद भी आती है। और इंसान जब मेहनत करता है तो अल्लाह पाक तो ज़रूर मदद मदद करते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जैसे भी हमने डिस्कस किया, देखिए अब जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप यूके आते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाते हैं, तो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। अब जो मिडल ईस्ट है, पूरा मिडल ईस्ट जिसमें सऊदी भी निकाल लें, अबू धाबी भी आ गया, दुबई भी आ गया, कतर भी आ गया। ये लोग जो है ना ऐसा नहीं करते, वहाँ की नेशनैलिटी नहीं देते। तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का पाकिस्तान से यंग लड़का बिल्कुल 18, 19, 20, 25 साल का लड़का मूव हो जाता है कतर या कहीं भी मिडल ईस्ट में और वो अपनी ज़िंदगी के 15, 20, 25 साल वहाँ पे सर्व करता है उनकी कंट्री में और सब कुछ करता है। उसके बाद वो बोलते हैं 20-25 साल बाद थैंक यू वेरी मच हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो बेचारा अब कहाँ स्टैंड करेगा? बिल्कुल ऐसा हुआ है, मेरे अपने फ़ादर के साथ ऐसा हुआ है। वो कतर में गवर्नमेंट जॉब में थे हुँ, और आफ्टर 22 इयर्स उन्होंने कहा
गो बाय-बाय। लेकिन अब उनकी सिचुएशन ये थी कि वो गवर्नमेंट वीज़े पे थे, उन्होंने आगे कोई अपना सिस्टम बनाया नहीं था। लेकिन मैं उनके साथ कुछ लोगों को जानता हूँ, जिनकी फिर आगे से अपनी औलाद आ गई थी, बेटे आ गए थे, वो जॉब स्टार्ट कर ली थी, तो वो उनकी स्पॉन्सरशिप में चले गए थे और उन्होंने एक मिनी बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। अब वो जो बेटा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में चला गया था, हुँ। उसकी वजह से उनको एक लूप होल मिल गया कि वो वहाँ रह सकते हैं और वहाँ पर लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। आपकी बात ठीक है कि वो आपको नेशनैलिटी नहीं देते। लेकिन आने वाले वक़्तों में वो कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं और कुछ उन्होंने बना भी दिया है कि वो आपको बिज़नेस करने का मौका दे देते हैं। वो हुँ। आपको कुछ ऐसे वीज़े देना शुरू कर देंगे कि आप लाइफ़ टाइम वहाँ रह सकते हैं। आप हुँ। रेज़िडेंट होंगे, हाँ, सिटीज़न देखिए नहीं मैं होंगे। ऑफ़ कोर्स देखिए हम बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ मुस्लिम मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूँ लाइक मिडल ईस्ट वालों के, बस उनका थोड़ा-सा मुझे जैसे अगर जैसे देखिए आप भी यहाँ पे रह रहे हैं पिछले कोई ढाई 3 साल से, मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया। देखिए यहाँ पर हमें एक राइट्स हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ अरसे रहा, प्रॉपर लीगल तरीके से रहा, टैक्स पे किए तो नेशनैलिटी मिल गई यहाँ की। अब आई कैन लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मेरा जब दिल चाहे मैं वापस यूके आ सकता हूँ। मेरा ये मुल्क हो गया बेसिकली ना, मेरी अब मैं अगर नेशनल हूँ, अब वहाँ पर ऐसा नहीं है। आई होप इंशाल्लाह ताला जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई जो जाते हैं पाकिस्तान से अपने बीवी बच्चों को छोड़कर सब कुछ कर कर जाते हैं वहाँ पे, उनको नेशनलिटी नहीं मिलती हैं, फिर वो एंड ऑफ द डे देखें जैसा हमने जिस स्टार्ट में डिस्कस किया कि मोस्टली जो लेबर क्लास वहाँ जाती है, इतने पढ़े लिखे तो बेचारे वो होते नहीं हैं, तो एंड ऑफ द डे उनको कुछ अरसे बाद वापस आना पड़ता है। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप जब यूके में होते हैं तो आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, डिपेंडिंग अपॉन योर हिस्ट्री। या ठीक है, आप यहाँ के सिटीज़न बन जाते हैं और आपको राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन आप अगर ये कहें कि सऊदीया, दुबई में या कतर में सिर्फ़ आपकी लेबर जाती है, तो आई डोंट एग्री विद यू, क्योंकि मैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कुछ स्टैट्स देख रहा था। जनरली जो है, क्योंकि नहीं, नहीं, हमारे ऑफ़ कोर्स आप सही कह रहे हैं। मैं अपनी बात वापस लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे लेबर क्लास जाती है, मिक्स लोग जाते हैं। मगर एंड ऑफ़ द डे जैसे जैसे फ़र्ज़ करें माशाल्लाह एक आप पढ़े लिखे थे। आपने वहाँ से फ़ौरन स्विच किया और आपने बोला कि यार कतर में मेरा दिल नहीं लग रहा और कतर में जो है ना मुझे मुझे लग रहा है कि आगे ना वो टनल की जो लाइट है वो बंद है, टनल जो आगे से बंद है। तो आपने बोला मैं यहाँ से निकलूँ और मैं अपना फ्यूचर सेव करूँ और मैं किसी ऐसी कंट्री में जाऊँ ताकि मुझे वहाँ जाके इन फ्यूचर वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। इसी वजह से आपने यूके का रुख किया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जैसे जो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या करेंगे? मतलब उनका उनके लिए क्या रास्ते हैं? देखिए, वो तो आप अगर कहें कि एक लेबर बंदा है, उसके लिए जो है मेरे ख़्याल से जो 20 ईयर्स या 22 ईयर्स लगाता है, अगर वो स्किलफुल अपने आप को बना लेता है, हुँ, तो वो जैसे मैंने आपको एक पहले एग्ज़ाम्पल दी कि मिनी कंपनी खोल ले, और हुँ, उस मिनी कंपनी में, क्योंकि वहाँ पे टैक्स सिस्टम नहीं है, वहाँ पर सिर्फ़ गवर्नमेंट फ़ीसेस होती हैं। अगर आप वीज़ा वगैरह लेते हैं, जो आईडीओ जिसको एक इकामा बोला जाता है, उसकी फ़ीसेस होती हैं और आपके लिए मार्केट ओपन है। इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव स्किल्स, यू कैन अर्न ईज़िली। अब वो जो बंदा है जिसकी मैंने आपको बताया, जो इसकी छोटी कंपनी है, वो 6 मंथ्स पाकिस्तान रहता है, 6 मंथ्स कतर में आता है, वो काम भी नहीं करता अब। वो तो हुँ, सिर्फ़ उसके ग क्लाइंट्स हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे वो काम लेता है, लोगों को काम देता है, डिमांड एंड सप्लाई की वो जो लूप होल है उसको कंप्लीट करता है और वो ईज़िली जो है उसको क्या कह सकते हैं कि गैप को फिल आउट कर गया। अब बात ये है कि हर बंदा ऐसा कर नहीं सकता, राइट? हुँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि 22 ईयर्स के बाद वो बिल्कुल खाली हाथ भेज देते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। वो आपको ग्रेच्युटी देते हैं, हुँ, उसकी ग्रेच्युटी से अच्छे भले पैसे बनते हैं, ठीक है? फिर जब आप आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर जब आप वापस घर जा रहे होते हैं, तो आपकी लीव सैलरी होती है, जो कि हुँ, यहाँ पर सिस्टम नहीं है कि लीव सैलरी हो, ग्रेच्युटी हो। पेंशन है, लेकिन वो तो सबके लिए है क्योंकि आप हुँ, टैक्स देते हैं। वहाँ पर तो आप टैक्स नहीं देते हैं, राइट? और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे अगर आप कोई कंपनी वगैरह खोल लें, किसी उसके साथ मिलके, ज अभी तो मेरे ख़्याल से कुछ उन्होंने गोल्डन वीज़ा, दुबई वालों ने तो गोल्डन वीज़ा अनाउंस दुबई में कर मैंने दिया। सुना है, यस, यस। जी, वो तो मतलब थोड़ा हाई स्किल लोगों के लिए गोल्डन वीज़ा उन्होंने अनाउंस कर दिया है, वो एक किस्म अभी का। तो पाकिस्तान के कुछ व्लॉगर्स भी हैं, कोई इन्फ्लुएंसर भी हैं जो आई थिंक सो दुबई मूव हो चुके हैं। जी, मेरे ख़्याल से अब मेरे ज़हन में नाम नहीं है, एक मंसूर कुरैशी जो हैं, जिनको मैं जानता हूँ, उनके एक व्लॉग में देख रहा था, वो गए थे वहाँ पर, वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। वो ये रीज़न बता रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर कराची में ठीक नहीं था, तो मैं हुँ, इसलिए वहाँ पे शिफ्ट हुआ या हूँ। लेकिन ये कह सकते हैं कि सऊदीया ने भी अभी एक प्रोफ़ेशनल्स के लिए आसानी की है, टेम्परेरी वीज़ा उन्होंने कोई निकाला है, जिसमें आप जो है आकर काम कर सकते हैं, ओपन काम कर सकते हैं और अपने लिए रोज़गार ढूँढ सकते हैं। हुँ। तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम की हैं। चलिए जॉब की बात कर रहे हैं जैसे हम अभी, तो ये बताएँ कि वहाँ का जो प्रोसेस होता है जॉब का, देख जैसे आप कतर में रहे, मैं कतर की बात करूँगा, तो कतर में जैसे फ़र्ज़ करें एक इंसान है, एक बंदा है पाकिस्तान में जो बेचारा बिल्कुल ही
पढ़ा लिखा नहीं है, मगर ऑफ कोर्स वो मज़दूर है, उसको कुछ उसके अपने स्किल्स आती हैं, जो उसकी मज़दूरी की स्किल्स होती हैं, बिल्डिंग वर्क्स वगैरह की। तो उनका प्रोसेस क्या होता है रिक्रूटमेंट का? देखिए ओवरऑल पाकिस्तान एजेंसीज़ हैं। अब क्योंकि मेरा तो ज़्यादा पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज़ का पता नहीं है, लेकिन पिंडी में एसिक्स रोड मशहूर है ज़्यादा। हुँ, वहाँ पर चांदनी चौक वगैरह, मेरे ख़्याल से मुझे जगह के नाम भी नहीं याद, लेकिन वहाँ पर मैन पावर एजेंसीज़ हैं। अब अगर आपका कनेक्शन अच्छा हो गया, हुँ, तो आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, उनका मेरे ख़्याल से भांजा था। कतर पुलिस की जो वर्ल्ड कप हुआ है, उसके लिए वो रिक्रूटमेंट कर रहे थे। तो उनका लाहौर में जो है एक मैन पावर पे वो उनका डेलीगेशन गया हुआ था। अब उन्होंने सिंपल सा इंटरव्यू लिया है, एक बंदे की हाइट वगैरह देखी है, बाकी एक जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की है हुँ, और उसके बाद उसकी सिलेक्शन हो गई थी, उसको ले गए। अब वो देखिए वो भी उसी प्रोसेस से गुज़रा है। हुँ। लेकिन उसका अच्छा हो गया, वो कतर पुलिस में चला गया, ट्रेनिंग के दौरान उसको अच्छी सैलरी दी है, अच्छी अभी अकोमोडेशन वहीं दी पर है, ही हैं वो? अभी वहीं पर भी हैं। अभी तो उनका अच्छा। मेरे ख़्याल से रैंक भी इंक्रीज़ हो गया होगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी में जितना आप टाइम गुज़ारते हैं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो वो उस हिसाब से ऊपर अब जाता देखिए, है। जैसे फ़र्ज़ करना आप कज़न, आपके कज़न की बात की ना आपने, कज़न है, मतलब वो दूर के रिश्तेदार हैं। चलिए आपके रिश्तेदार हैं, जैसे वो कतर पुलिस में चले गए, लाइक गवर्नमेंट जॉब, तो आप ऐसे लोगों को भी जो है वो नेशनलिटी नहीं मिलती है? क्या होगा इन लोगों का, मतलब आफ्टर जब वो रिटायर होंगे तो? नहीं, नेशनैलिटी तो वो उनका भी लॉ नहीं है। मेरे फ़ादर ने 22 इयर्स गुज़ारे हैं अच्छा। और वो कतर पुलिस में रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। नेशनैलिटी नहीं देते वो, एक्सपैट्स को नेशनैलिटी नहीं देते। हाँ, ये हो सकता था जैसे मैं वहाँ पर रह रहा था, अगर मैं कंपनी में काम करता रहता तो मैं उनको अपनी स्पॉन्सरशिप में ले लेता। स्पॉन्सरशिप में ऐसे ले सकते हैं आप कि जब आपकी मेरे ख़्याल से मिनिमम सैलरी 8000 रियाल है या अभी शायद चेंज होके 10000 रियाल हो गई हो, उस टाइम मेरे ख़्याल से 8000 थी। तो अगर आपके पास हो तो आप फैमिली को स्पॉन्सर खुद कर सकते हैं, सेल्फ हुँ, स्पॉन्सर कर सकते हैं आप बंदों को। आप इसका मतलब ये है कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो मैं उनका जो है ना वीज़ा चेंज करके और गवर्नमेंट से अपने पास ले आता, तो वो मेरी स्पॉन्सरशिप में आते और वो रह सकते थे, काम कर सकते थे, ईज़िली सब कुछ कर सकते थे। हुँ, लेकिन वो सूटेबल नहीं था उस टाइम के लिए क्योंकि मैं भी निकल रहा था, तो वो उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। इसी तरह लोग इसी तरह करते हैं, जब उनकी फैमिलीज़ के मेंबर कोई आ जाते हैं, कोई कंपनी खोल लेता है, उस कंपनी में फिर वो वीज़ा ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और फिर वो वहाँ पर ईज़िली लाइफ़ स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा दोबारा बताइएगा ज़रा, जैसे भी हम बात कर रहे थे रिक्रूटमेंट की, आपने बताया कि पाकिस्तान में एजेंसीज़ होती हैं, तो इसका फुल प्रोसेस क्या होता है? देखिए, एजेंसीज़ में ना वीज़ा आता है। अब वो वीज़ा जब आता है वो 4-5 हाथों से आता है। कंपनी की जो वीज़ा निकलते हैं बेसिकली ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सही। इस पे कॉस्ट कोई नहीं होती। हुँ। लेकिन ऑब्वियसली जब बीच में एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हर बंदे का कमीशन होता है। एजेंट मतलब कफ़ील की बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं, ये रिक्रूटमेंट एजेंट्स क्योंकि कफ़ील या कोई भी जो बंदा है कंपनी में फॉर एग्ज़ाम्पल का सऊदी या कतरी कंपनी वो वीज़ा हुँ, निकालेगी ना, वो तो कंपनी वीज़ा गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकालेगी। सही। वो कंपनी फीस पे करती है। हुँ, राइट? अब वो वीज़ा आके पाकिस्तान आ गया। अब वो किसका वीज़ा लगेगा? पाकिस्तान में जो बैठे हुए एजेंट्स वो बेचते हैं वीज़ा। सही। जो हमारे रिश्तेदार बहुत ज़्यादा सऊदीया, दुबई में हैं, कुछ अभी भी जाने के ख्वाहिशमंद हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं। वो क्या है ना कि आप एजेंसी में जाते हैं, लोकल जो हुँ, एजेंट्स होते हैं वो आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। वो कोई कहता है जी मैंने पैकिंग के काम में जाना है, कोई कहता है मुझे इस काम में भेज दें। डिफरेंट जो ट्रेड्स होते हैं राइट? तो वो कहते हैं जी जब वीज़ा आएगा तो हम आपको बताएँगे। तो जब वो वीज़ा आता है सर, तो वो आपको जो है कहते हैं जी क्योंकि गैमका सिस्टम है, गैमका से जब आप अपना आईडी नंबर वगैरह डालते हैं ना तो वो एक हॉस्पिटल आ जाता है रजिस्टर्ड हुँ, इंटरनेशनल के वहाँ पर जाके आपने मेडिकल कराना होता है। हुँ, मेडिकल अगर पास हो जाए तो फिर वो आपको जो है ना वीज़ा लगवाना पड़ता है, प्रोटेक्टर लगवाना पड़ता है, एम्बेसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है। कतर का तो मुझे पता है क्योंकि अभी उनका अपना हुँ, ऑफ़िस चला गया पाकिस्तान में तो वहीं पर सारा कुछ हो जाता है। फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर हो जाता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिर्फ़ जैसे ही आप कतर में लैंड करते हैं विदिन अ वीक आपकी आईडी आ जाती है। हुँ, लेकिन मेरे ख़्याल से दुबई और सऊदीया का शायद दोबारा सिस्टम कुछ डिफरेंट है, वो उनका मेरे ख़्याल से एम्बेसी से होता है। तो ये इन अ सेंस ये कह लें कि हमारे पाकिस्तान में एजेंसीज़ हैं और हमारे लोगों को सिस्टम का पता नहीं है, लेकिन अभी लोग ज़रा क्योंकि सोशल मीडिया की अवेयरनेस की वजह से ज़रा हुँ, अवेयर हो गए हैं। लेकिन पहले यही था कि लोग एजेंट्स के थ्रू जाते थे समझ लें रिस्क उठा के लेके जाते थे। अब फिर जब जाते हैं तो पैसे लगते हैं। कोई एजेंट कहता है 1.5 लाख दो, कोई कहता है 2 लाख दो क्योंकि उसने भी आगे देने होते हैं। हुँ, तो ये स्कैम भी हुआ है। हमारे बैक इन 2014 6 से 7 लड़के थे। एक लड़का गया एक एक रिक्रूटमेंट एजेंसी से राइट, हाँ, वो कामयाब हो गया। कामयाब कैसे हो गया कि वो जिस कंपनी में गया उसको वही ट्रेड मिल गया, सैलरी भी अच्छी मिल गई और उसका सिस्टम सही चलने लग पड़ा। अब हुँ, लोगों ने कहा ये वाला एजेंट बहुत अच्छा है। अब उस एजेंट के पास वो लोग गए, 7 बंदे गाँव के और उन्होंने किसी ने कर्ज़ा लिया, किसी ने गाय बेची, किसी ने क्या किया, उसके पास चले गए। उस बंदे को उस टाइम मेरे ख़्याल से 20-22 लाख रुपया मिला। उसने वीज़े भी लगवाए, बंदे भी भेजे। आई डोंट नो उस टाइम क्या उनके साथ हुआ कि वो बंदे वापस आ गए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी विज़िट वीज़ा था, बंदा कहता है मैंने भेज दिए।
उस पे केस भी किया, सारा कुछ किया। उसने क्या किया ना, जब उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए ना उसके अकाउंट में, उसने विदिन 10 मिनट्स और 20 मिनट्स उसने विथड्रॉ करके रद्द-बदल कर दी। अच्छा, मैंने जहाँ तक सुना है, मतलब मैं भी कुछ कुछ दिन पहले रिसर्च कर रहा था ऐसे इस टॉपिक के बारे में। तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एजेंट का जो माफिया है ना, हमारा जो ड्रग्स माफिया के बाद जो सबसे जो पावरफुल पावरफुल जो माफिया है, वो एजेंट्स का माफिया है। आप इनसे जीत ही नहीं सकते। सर मैं आपको ये बता रहा था, बीच में आप एक इस बात को कंटिन्यू कर दें कि जब उस पे केस किया ना, उसने कहा मुझे मार दो, हाँ। पैसे तो नहीं है। हुँ, क्या जो करना है करो, कानून के सामने ले जाओ, जो करना है करो, पैसे नहीं है। अब एक बंदा क्लेम भी कर रहा है कि मेरे खाली है, नहीं है, क्या करेंगे आप उसको? आप उसको हुँ, मार तो नहीं सकते ना। आप थाने में बंद कर दें, वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, उम्र कैद करा दो। वो कहीं न कहीं से निकल ही आएगा। अब ये हुँ, फ्रॉड सिस्टम है, एग्ज़िस्ट करता है, हाँ, लेकिन अब सोशल मीडिया है, अब लोग थोड़े-से अवेयर किए हुए हैं। अभी लोग कोशिश करते हैं कि यार मैं उस बंदे के पास जाऊँ या मैं उस तरीके से जाऊँ कि मुझे मुश्किलात ना आए। हुँ, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन कम से कम ये कह लें कि रिस्क फैक्टर कम हो गया। हुँ। ये कह सकते हैं आप। अच्छा, थोड़ा-सा इस बात पे रोशनी डालें कि जो अभी आपने डिस्कस किया, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कफ़ील सिस्टम क्या होता है ये? अच्छा, कफ़ील सिस्टम ऐसे होता है ना सर कि जब आप क्योंकि ये तो मैंने आपको कंपनी सेक्टर बताया ना। हाँ, एक होता है उनका प्राइवेट, प्राइवेट इन द सेंस कि वो पर्सनल जो है ना मँगवा लेते हैं, नौकर मँगवा लेते हैं, ड्राइवर मँगवा लिया। कि मतलब किसी शेख ने अपने घर पे मँगवा लिया, हाँ जी, ज़मीन। वो उनके घर की शिफ्ट में चला। अब वो कफ़ील सिस्टम आ गया। अब हमारे लोगों ने इसको कफ़ील सिस्टम ही सारे सिस्टम को कह दिया, लेकिन मेरे ख़्याल में ये इस तरह डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि अब वो जब उसकी डायरेक्ट अंडर स्पॉन्सरशिप आता है ना, तो उसके घर के कामों में आ जाता है। तो वो हुँ, उसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल वही होता है। लेकिन ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर कफ़ील सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कंपनी है ना, उसका 51% वो उस नेशनैलिटी होल्डर के पास होता है और 49% स्टेक दूसरे बंदे के पास होता है, राइट? यानी कि मैंने अगर कंपनी खोली ना कतर में, तो 51% जो कंपनी का शेयर होगा ना, वो मेरे कतरी बॉस के पास होगा और 49% मेरे पास होगा, राइट? तो सही है। उसको फिर कहते हैं कि कफ़ील सिस्टम है, मतलब मैं कफ़ील के पास हूँ। लोग फिर प्राइवेट आज़ाद वीज़ा भी लेते हैं। आज़ाद वीज़ा में ये होता है कि वो कंपनी होती है कफ़ील की, वो कहता है हुँ, भाई ठीक है पैसे लो, बंदे को बुला लो और बंदे को कहते हैं जहाँ आपका दिल करता है आप काम करो। यू हैव नो बाउंडर्स, मतलब सख्ती अभी तो बहुत सख्ती हो गई है, लेकिन बैक इन 2010 मेरे कुछ अज़ीज़ गए, उन्होंने वीज़ा लिया रियाज़ का, मतलब उनका वीज़ा कहीं पता नहीं दमाम का था, हुँ। वो रियाज़ में रहे थे। तो वो मतलब उसमें ये है कि वो फुद्दू लगाया होता है गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई वो बंदा वहाँ काम कर रहा है, वो उसके पास प्रोफ़ेशनल स्किल्स होते हैं, उस टाइम पे इतने चेक एंड बैलेंस भी नहीं थे, वो एज़ अ इंजीनियर कहीं और काम करते हैं, मतलब वीज़ा उसका मज़दूर का होता है, काम वो प्रोफ़ेशनल इंजीनियर कर रहा होता है। लेकिन अभी सख्ती हो गई है, अभी ऑनलाइन सिस्टम आ गया ये तो जो इसलिए कफ़ाला सिस्टम जो है, ये कफ़ील सिस्टम जिसे कहते हैं, तो आपके ख़्याल में ये सेफ़ होता है जाने के लिए, अगर कोई पाकिस्तानी बंदा जाना चाहे या बोले कि मुझे आज़ाद जाना है, कि को किसी से किसी को कोई स्किल नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई बंदा ऐसे ही बोलता है कि मुझे जाना है, मुझे अपना बिज़नेस करना है या जॉब करनी है, मैं किसी कफ़ील के थ्रू वहाँ जाऊँ, तो इज़ इट सेफ़? देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने कफ़ील के पास तो नहीं जाना होता, आपने कंपनी के पास जाना होता है, किसी भी क मेरे जो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे सारे ही नहीं होते। हुँ, मैं कुछ लोगों को कतर में जानता हूँ, वो मेरे ख़्याल से बलोची हैं और वो कतरियों के ना पर्सनल मैटर्स में भी इन्वॉल्व्ड हैं। मतलब वो इतने पुराने रह रहे हैं कि उनकी फ़ैमिलीज़ की फ़ैमिलीज़ रह रही हैं हुँ, और वो स्टेबल हैं, अच्छा हुँ, स्टेबल हैं, अच्छा सिस्टम उनका चल रहा है। अब उनके पास गाड़ियाँ, लग्ज़री गाड़ियाँ हैं उनके पास। मतलब उन्होंने उनके साथ एक टाइम गुज़ारा ना, तो उन्होंने उनको रिस्पेक्ट भी दी है। हुँ, तो पाकिस्तान से अगर एक लड़का जा रहा है ना, तो उसको पहले चाहिए कि वो अपने लिए कोई स्किल डेवलप कर ले। जैसे मैं हुँ, आपको बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड है ना, तो लैबोरेटरी की कोई स्किल्स कर ले, लैबोरेटरी के टेस्टिंग की स्किल्स कर ले, हुँ, सर्वेइंग के कोर्स कर ले। सर्विंग के कोर्स के बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्स कर ले, इसकी बड़ी अच्छी जॉब्स होती है। मतलब इसमें आप लेबर काम नहीं करते। अब एक हुँ, बंदा है वो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, वो लेबर में भी जाए, इसमें ये कोई बुरी बात थोड़ी है मज़दूरी करना, लेकिन वो अच्छी कंपनी ढूँढ के जाए। वो हुँ। जिस बंदे के पास अच्छा, जा रहा अच्छी है, कंपनी ढूँढे कैसे फिर? आप ये बताएँ? आजकल इंटरनेट का दौर है, आप देखें ना, हर कंपनी का पेज बन गया है, वेबसाइट बन गई हुँ, है, फेसबुक आ गई है। वो अनाउंस करते हैं कि भई हमें मैन पावर चाहिए, और जब प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह सऊदीया में नियोम प्रोजेक्ट चल रहा है, नियोम सिटी का। हुँ, दैट्स द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ सऊदी हिस्ट्री, राइट? उसमें बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। अब उनको मैन पावर चाहिए सर। तो हुँ, अब जब आप उसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स में आएँगे ना, तो आपको पता लगेगा कि भई इस कंपनी का ये रजिस्टर्ड सब कॉन्ट्रैक्टर है। हुँ, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में जाऊँगा तो मुझे मेरी ग्रोथ होगी, वो लेबर जाएगा, वो स्किलफुल बंदा बन सकता है। पोटेंशियल है। अब ये नहीं हुँ। है कि वो बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो उस तक हुँ। है। अच्छा, ये बताएँ, जैसे भी हमने कफ़ील सिस्टम पे बात की है, काफ़ी आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जैसे एक मज़दूर बंदा वहाँ पे गया है ना? एक मज़दूर बिल्कुल तबका है, बिल्कुल मज़दूर आदमी है, बेचारा पढ़ा-लिखा नहीं है। अब वो क्या प्रॉब्लम वहाँ पे फ़ेस करता है अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर? प्रॉब्लम्स तो सर
अब जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो बाउंडर्स होती है। हुँ, आई डोंट नो कि अभी उन्होंने आज़ाद कर दिया नहीं कर दिया, लेकिन पिछले दिनों मेरे दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि सऊदीया में अब सिस्टम ये हो गया कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया ना, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलते हैं तनाज़ुल, हुँ, ट्रांसफ़र की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो आप इज़िली कोई कंपनी आपको हायर करना चाहती है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, आप उसके पास जा सकते हैं। लेकिन बिफ़ोर वाज़ दैट कि आप पे बाउंडनेस होती है, आप बाउंड रहते हैं, आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा होता है, आप जा नहीं सकते। कंपनी के हुँ, पास काम होता है, कंपनी आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ा रही होती। मेजर इश्यू आता है सैलरी पे, क्योंकि पाकिस्तान से जब आप निकल रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं जी बस जाना है। जाना है। फिर जब उस सर्कमस्टांसेस में जाते हैं, जब इतनी मेहनत करते हैं, तो आप कहते हैं यार ये इतनी मेहनत है लेकिन इतने पैसे नहीं हैं। तो ऑब्वियसली आप हर्ट होते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं कि मैं ऑप्शंस निकालूँ। जो लोग रिस्क टेकर होते हैं वो रिज़ाइन करते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं, फिर उसी टाइम पे वो वीज़ा पकड़ते हैं, वापस उनको पाकिस्तान पाकिस्तान वापस जाना पड़ता है वापस वीज़ा के जाना लिए? पड़ता है और वापस जाके वहाँ से वीज़ा लगवा के फिर आ जाते हैं। ऐसी तो एग्ज़ाम्पल्स ये भी हैं। ईज़ी है प्रोसेस? ईज़ी इन अ सेंस ये है कि रिस्क है। आपने टाइम ड्यूरेशन पूरा किया, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्ज़ी नहीं की, आपको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, आप हुँ, एग्ज़िट करें, एंट्री दोबारा कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज़ या कुछ जो पर्सनल या छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो थोड़ा-सा मस्ती कर देते हैं। वो आपको हुँ, ब्लैकलिस्ट करा देते हैं, आप पे केस करा के, क्योंकि आपको पता है थोड़े बहुत मामलात तो वो भी समझते हैं। तो वो डरा देते हैं, करें ना करें डरा ही देते हैं। अब आपको एक बंदा मैं आपको यहाँ पर शक में डाल दूँ कि तुम यहाँ से जाओगे मैं ये कर दूँगा। हुँ, हुँ। तो आपका तो वैसे ही मेंटली स्ट्रेस आ गया ना यार, मैं इससे भी चला जाऊँगा। अच्छा देखें जैसे अभी हमने बात की कि गल्फ़ में जाने का या मिडल ईस्ट जाने का, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना वो बड़ा सिंपल सा है, हुँ, क्योंकि आजकल आपको पता है हर जगह इश्तिहारात आ रहे होते हैं, फेसबुक पे लोग देख रहे हैं जी बाहर जाएँ, ये वीज़े हैं, वो हैं। मैं आपको उसका छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि वो एजेंसीज़ हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, क्योंकि कंपनी से जो वीज़ा निकलता है वो तो गवर्नमेंट को पे करती हैं, हुँ, राइट? तो फिर वो आगे एजेंट्स के पास आता है, एजेंट्स जो बाहर बैठे होते हैं वो पाकिस्तानी एजेंट्स को देते हैं, बाज़ औक़ात डायरेक्ट भी आ जाता है। तो वो एजेंट्स के पास फिर हमारे जो लोग होते हैं, अभी तो उनको अवेयरनेस है खैर, लेकिन पहले क्या था कि आप चले जाते थे पिंडी, जैसे पिंडी में 6 रोड है, हुँ, उधर मेजॉरिटी आपको एजेंसीज़ मिलेंगी, हर जगह आपको मैन पावर मिलेगी। आप उनके पास चले जाते हैं, वो आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं, वो कहते हैं जी वीज़ा आएगा। अब जैसे मैं हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे ट्रेडिंग का वीज़ा दे दें, मैंने हुँ, पैकिंग का वीज़ा दे दें जी, मुझे कोई सर्वेयर का वीज़ा दे दें। तो लोगों को अपनी स्किल्स पता होती हैं। तो फिर वो कहते हैं जी ठीक है, हम आप हमसे राब्ते में रहें, इतने पैसे लगेंगे, कुछ वो शुरू में एडवांस भी ले लेते हैं। बिच हुँ, गरीब आदमी से जिधर जहाँ रगड़ा जाए रगड़े देते हैं। सही बात है, हाँ। तो फिर वो अगर आपकी लक अच्छी हो, एजेंट अच्छा हो, कुछ अच्छे लोग भी हैं, सारे बुरे तो नहीं हैं। तो वो वीज़ा जब आ जाता है, क्योंकि ओपन वीज़ा आता है, नाम पे तो नहीं आता। तो फिर वो आपको बुलाते हैं, फिर आपका वो गेमका सिस्टम है, गेमका सिस्टम से आपका मेडिकल होता है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं। उधर से मेडिकल होने के बाद वो फिर आप एम्बेसी में जाके वीज़ा स्टैम्प करवा लेते हैं, राइट? तो हुँ, फिर आप मूव आउट कर जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। कुछ गवर्नमेंट के अपने प्रोसेसेस हैं, डेलीगेशंस आते हैं, बड़ी मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ में आते हैं, और उनके प्रॉपर जो है ना वो आप कह लें इश्तिहारात आते हैं कि ये गवर्नमेंट की एजेंसीज़ या ये गवर्नमेंट के लोग या ये कंपनी के लोग आए हुए हैं, हायरिंग कर रहे हैं। तो जो भी हैं वो लोग आना चाहते हैं वो आएँ। हुँ, उसमें ये है कि आपको उधर ही वो इंटरव्यू वगैरह करते हैं सिंपल सा। तो उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो वो आपको ले जाते हैं। मेरे फादर भी कह रहे थे कि हम लोग भी ऐसे ही गए थे, क्योंकि वो एयर फ़ोर्स में थे, हुँ, बैक इन 2000, मेरे ख़्याल से 1998 में वो, और उसके बाद उनको बताया गया था कि अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हैं तो पिंडी में एक एजेंसी है, मैं नाम भूल गया हूँ। उसके थ्रू उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया था, सारा कुछ किया था, वो गवर्नमेंट के तरीके से आए थे और उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। आप बिलीव करेंगे उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ गई अपने एक्स स्टाफमैन्स की, तो आप बाउंड हैं इनको वापस भेजने पे, अगर जंग की सूरत-हाल होगी। हुँ, तो ये कह लें कि अभी तो काफ़ी मेरा ख़्याल है, मेरा ओपिनियन है, शायद लोग एग्री ना करें। अभी आसान है, आप कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं, डिटेल्स मालूम कर सकते हैं कि भई ये कंपनी एग्ज़िस्ट करती है, नहीं करती, क्योंकि स्कैम भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हुँ, तो ये एक और मज़े का आपको वाक़या बताता हूँ, मैं दिमाग में आ गया। मेरा एक कज़न है, आप बिलीव करें, मैं इधर यूके में था। उसका मैसेज आया कि मेरा वीज़ा लग गया, चेक करें जी। सऊदी गवर्नमेंट की मोफ़ा की मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफ़ेयर्स की वेबसाइट है, उस पे आप हुँ, जब जाते हैं ना तो वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा लगा है, ट्रेड क्या लगा है, क्या लगा है, आपको पता लग जाता है, अच्छा, राइट? वो कहता है मेरा वीज़ा लग गया। मैं क जब डिटेल्स आई, मैंने कहा भाई वीज़ा नहीं है। आप बिलीव करेंगे कि उसका जो वीज़े की जो स्टैम्प होती है ना वो लगी हुई थी। तो ये तो कोई फेक था मैं या? आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ सर। वो यकीन मानिए बहस छिड़ गई। अब इतने ज़्यादा हम लोग क गल्फ़ में लोग हैं, सारे कह रहे हैं भाई जेन्युइन है। मेरा भाई भी एक एक जगह पे आके इन्फ्लुएंस्ड हो गया कि यार ये सही कह रहा है, लग गया इसका, अगर यहाँ तक लग गया, ये फ़ोटो जेन्युइन है, गलत नहीं है। मेरा एक छोटा कज़न है, वो बड़ा शरारती है, क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंस रखता है कि बाहर जाऊँ, उसका हो नहीं रहा था। उसको बड़ी वो तब चढ़ रही थी, यार ये जा रहा है, मैं जा नहीं रहा। हाँ,
तो उसने वैसे ही मुझे बताया, भाई ये एक चीज़ मैं आपसे बात करूँ तो मुझे इसमें फ्रॉड लग रहा है। मैंने कहा क्या? कहता है ये कुछ नंबर मुझे जो है ना आगे पीछे लग रहे हैं। तो जब वो हमने नंबर देखे ना तो वो फेक प्रिंटिंग हुई हुई थी। ओहो! अब मेरे पास वो मैसेज नहीं है सर, मैं आपको मैसेज इस पे प्ले कर दूँ, या मुझे मिल गया तो मैं एडिटर को दूँगा कि इसमें प्ले करे। वो कहता है इस भाई का वीज़ा लग गया है, आप इसका टिकट कराएँ। एजेंट ने कहा? एजेंट ने कहा, क्योंकि उसने पैसे खाने थे। हाँ। उन्होंने पैसे दिए, जब आपने पासपोर्ट पकड़ा वो फेक था। तो क्या होता अगर अगर ऐसा बंदा एयरपोर्ट पे जाए? तो उस पे तो केस है। एयरपोर्ट से फ्लाई कर सकता है वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट डेफ़िनेटली से? कैसे फ्लाई कर सकते हो? उसी टाइम पता लग जाएगा कि क्योंकि वो जब स्टैंपिंग आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा ना। वो तो हाँ। फ़ोटो में और होती है। फ़ोटो तो फ़ोटोशॉप हुई होती है। वो तो चमक ही नहीं है ना वीज़े मतलब पे। इसका मतलब ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में गरीब को जो है वो हर कोई गरीब की जो है वो बचा रहा है। मतलब जो है टिका के वो बजा रहा टिका है, के बचा रहा है। टिका के। गरीब बेचारा पाकिस्तान में भी पिस रहा होता है और नहीं, बाहर ये जाके गरीब भी नहीं थे, ये गरीब नहीं थे। नहीं, नहीं मैं तो मैं जनरल जनरलाइज़ कर रहा हूँ। देखिए अच्छे लोग भी हैं। मैं हाँ, आपको बिलीव करें, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, मुझे मिले हैं कतर में, कि वो प्रॉपर सिस्टम से आए हैं, उनको कोई भी नहीं जानता था और वो अच्छे आए हैं। हाँ। आप ये देखें, हमारी अपनी गलती है ना, क्योंकि ये रिस्क होता है। अब आप जब रिस्क उठा रहे होते हैं तो उसको आप यही समझते हैं कि यार कि इसमें नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी होगा। अगर अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छा बंदा मिल जाए, तो आप आगे चले जाएँगे। लेकिन हुँ, अब ये बाकायदा फ्रॉड लग रहा है। हुँ, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन मैं भी एक टाइम पे आ गया, यार शायद हो गया, वो पता नहीं, ये जब इतने बोल रहे हैं, मैंने कहा यार वेबसाइट पे तो नहीं आया, अब हुँ, तुम चले जाओ, मुझे नहीं पता क्या पता। वो कह रहा है पता नहीं सिस्टम में नहीं आया, ये नहीं आया, आप पैसे दें। तो फिर आपको पता है वो 50,000 रुपए का टीका लगा गया। हुँ। जिसका जहाँ फिट आता है तो आपको पता है लगाया जाता है चूना। चलें अब जब दोबारा हम कफ़ाला सिस्टम पे आते हैं, जैसे आपने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कफ़ाला सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है। ये जो इंटरनेशनल लॉ जो है, इस कफ़ाला सिस्टम को एक्सेप्ट करता है या कैसे देखते हैं लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह जो हैं या ये कफ़ाला सिस्टम को कैसे देखते हैं? बेसिकली ये तो देखिए स्पॉन्सरशिप्स को देखते हैं ना। इनके नज़दीक हुँ, तो स्पॉन्सरशिप है, जैसे अब कतर में फीफा वर्ल्ड कप था, तो ह्यूमन राइट्स की बेताशी जो नज़र थी, और हुँ, कुछ प्रोपेगेंडा भी किया गया उनके खिलाफ, क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम कंट्री है जो इतना बड़ा इवेंट वर्ल्ड का जो है वो उसको होस्ट कर रहा है। तो आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ लॉबीज़ भी होती हैं, वो कहते हैं जी ये मसले हैं, वो मसले हैं, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मेरे ख़्याल से ओवरऑल ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कंडीशंस बेटर हैं, तो आपकी इतनी बड़ी दुनिया वहाँ पर पड़ी हुई है। वहाँ पर सर्वाइव कर रही है, रेज़िस्ट कर रही है, गर्मियाँ खा रही है। कुछ तो फ़ायदे हैं तो लोग रुके हुए हैं, अगर बिल्कुल ही नुकसान हो तो ऑब्वियसली वो वापस चले जाएँ। हुँ, तो कुछ वीकनेसेस भी हैं, हुँ, कुछ फ़ायदे भी हैं। अब उसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक बंदा ना कंपनी में काम करता है, राइट? वो 1 साल लगाएगा, बाय लॉ उसको 21 डेज़ वर्किंग डेज़ या 30 वर्किंग डेज़ की पेड लीव मिलेगी। हुँ, पेड लीव के साथ उसको उसकी जो है ना सैलरी भी मिलेगी, साथ में उसको एक ग्रेच्युटी सिस्टम होता है। कभी वो आपको एट द एंड ऑफ योर सर्विस देते हैं, कभी साथ में दे देते हैं। क्योंकि वो अब कंपनीज़ अपने आप को बोझ हटाना चाहती है ना। हुँ। जो गवर्नमेंट होती है वो इकट्ठा देती हैं। वो आने-जाने का टिकट भी देंगी, फिर वो आपको रेज़िडेंस भी देंगी। अब रेज़िडेंस में और अकोमोडेशंस में और ये ट्रैवलिंग में थोड़ा-सा इश्यू है, लेकिन ये है कि उसको फ़ायदा है, इन द सेंस ये है कि पाकिस्तान जो बेहतर रहेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन जानना चाहूँगा। आपके ख़्याल में पाकिस्तान से कितने लोग जो हैं वो आजकल आजकल आज की तारीख़ तक बाहर हैं? अच्छा मतलब ये मिडल देखें, ईस्ट में? ये जो है ना बड़ा बड़ा जनरलाइज़ सा क्वेश्चन है, और ये बड़ा बड़ा हॉट टॉपिक कह लें इसको, क्योंकि मतलब लोग बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और ये बहुत देखिए ज़्यादा जैसे हाइलाइट हम हो रहा है। जैसे हम जैसे मैं अगर मेरी बात करें अगर मैं फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहा होता तो एवरीडे मुझे चेक इन लोग लोग दिख रहे होते हैं अपने फ्रेंड लिस्ट में कि ट्रैवलिंग टू दुबई, ट्रैवलिंग टू अबू धाबी, ट्रैवलिंग टू कतर, ट्रैवलिंग हियर, ट्रैवलिंग देयर। सो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से उठ के जो है वो मिडल ईस्ट का रुख किया हुआ उन्होंने। देखिए, हमारी जो मेरे ख़्याल से जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एक्सपैट्स जो इमिग्रेंट्स बाहर रहते हैं ना, मेजॉरिटी सऊदी और दुबई में है। हुँ, नियरली 11 मिलियन हो गए होंगे अभी तक, 11 मिलियन नियरली। वाह! दोनों को कंबाइन करें या पूरे गल्फ़ को कंबाइन करें, इतने लोग बाहर हैं। और आप बिलीव करें कि जब मैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट को चेक कर रहा था और उनकी जो कुछ 2-4 न्यूज़ चैनल्स पे उसकी रिपोर्ट आई हुई थी, अप्रॉक्सिमेटली 2024 में जो है ना 700,000 पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। 2023 में 1100,000 पीपल लेफ्ट हुँ, पाकिस्तान, यानी कि 8,11,000 लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और एक और 2022 में जो है ना 765,000 पीपल, यानी कि 7,65,000 लोग हुँ। पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और 2021 का मैं फिगर देख रहा था, कह रहे थे कि नियरली अ मिलियन। तो ये कौन लोग हैं आपको पता है? ये क्रीम ऑफ पाकिस्तान।
जिसमें 2022 के स्टैट्स में ना देखिए अगर देखा है मजदूर भी तो हमारी क्रीम ही है ना बेचारा। सर क्रीम है, क्यों नहीं, देखिए स्किल्ड है ना उसी की वजह से तो हमारे बड़ी बड़ी सर। बिल्डिंग है आपको एक बात पाकिस्तान में। बताऊं, पाकिस्तान से शायद ये लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें, पाकिस्तान से काबली मूव हुए, हाँ, राइट। आपको पता है जो काबली, जो वहाँ पर ईमानदार काबली थे, वो टफ लेबर जॉब्स करते थे, खुदाई का काम, जो बिल्डिंग की बेस होती है ना, इसके लिए हमें खुदाई करनी पड़ती है। हम पाकिस्तान में तो मशीनरी नहीं यूज़ करते ना, पीपल Exactly. मैन पावर सारा ये मेरे अपना घर बनाया, इन लोगों ने काम किया और बिल्कुल ईमानदारी से काम किया, अच्छा काम किया। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए सिर्फ जो क्रीम होती है वो पढ़े लिखे लोग तो नहीं है ना। जैसे मैन पावर की जैसे अभी आपने बात की है, हमारा मजदूर तबका है, ऑफ कोर्स वो हमारी मैन पावर है, उनके बगैर अगर सारे पाकिस्तान से चले जाएंगे तो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेज हैं, या जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वो कैसे बनेंगी? ऑफ कोर्स इनकी बदौलत ही बनेंगी ना। देखिए तो टीम वर्क हो गया ना, Exactly. मुल्क हो गया, माशरा हो गया, सोसाइटी हो गया, उसमें तो सब एक जैसे तो नहीं होते। लेकिन जहाँ तक बात है सिस्टम को रन करने की, उसमें ना देखें, जैसे आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपको आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट चाहिए। तो ये कुछ मैं आपको मोटी-मोटी फील्ड्स बता रहा हूँ कि जो अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है? पाकिस्तान में मैं खुद जब गया था तो मुझे उन्होंने 20,000 ऑफ़र किए। अब 20,000 धर्म। 20,000 पाकिस्तानी कह रहा हूँ सर, धर्म अच्छा की 20,000 पाकिस्तानी। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बस। आप अब देखें ना, यहाँ से जो प्रबंधक डिसअपॉइंट नहीं होगा तो क्या करेगा? मुझे एक बात बताएं, मैंने 4 साल इंजीनियरिंग के किए, मुझे बताया गया जी आपने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की, सिविल की, मार्केट में वो ब्लाइंड है, कोई सपोर्ट नहीं। डॉक्टर है ना, डॉक्टर वो फिर बेटर है, उसको हाउस जॉब मिलती है, 50-60 हज़ार दे ही देते हैं। निकम्मे से निकम्मा डॉक्टर भी हो ना, ट्रेनिंग के उस फेज़ में 2 साल में उसको मिलते हैं, उसकी जॉब टफ होगी, नाइट शिफ्ट्स होंगी, अपने मसाइल होंगे, लेकिन उसको मिलते हैं सर। हम तो पहले जाते हैं, कहते हैं फ्री करें। आई डोंट माइंड कि ठीक है, सीखने के लिए करना चाहिए, मैंने भी किया है। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह पेड किए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे जितनी भी इंटर्नशिप्स की है मैंने पेड की है। थोड़ी कम पैसे थे लेकिन की पेड। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने की हैं। क्यों? है ही कुछ नहीं। तो वो क्या करेगा? वो जब उसको ऑप्शन मिलेगा तो क्या कहेगा, यार मैं बाहर ही जाऊँ। सेम विद द लेबर। अब एक लेबर है ना, पाकिस्तान में वो 20-25 हज़ार कमा रहा है। जब उसको 70-80 हज़ार नज़र आएगा, वो क्या करेगा? वो कहेगा रिस्क उठाओ, जाओ। वहाँ पर 1-2 इतनी जुड़ेंगे। महंगाई पाकिस्तान में आजकल देखिए हो ना, गई है, अभी सही मैं बात आपको है। एक बात बताता हूँ। 2022 के जो स्टैट्स मैं आपको बता रहा था, 7,000 आपका इंजीनियर चला गया, 25,000 आपका डॉक्टर चला गया, 2,500 आपका एग्रीकल्चर एक्सपर्ट चला गया, 1.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग नर्सेज चली गई हैं, ठीक है? ये सारी यंग जनरेशन जा रही है। ये यंग लोग निकल रहे हैं ना, पुराने लोग तो नहीं जा रहे। ये यंग लोग पाकिस्तान से निकल रहे हैं, इन्हीं लोगों ने निज़ाम चलाना था। इन्होंने पाकिस्तान चलाना था, निज़ाम चलाना है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात अभी है। मुझे आप बताएँ, मुझे भी दुःख होता है। मैं एक मुल्क में पला बढ़ा, उसने एक एजुकेशन एनवायरनमेंट दिया, सस्ती तालीम दी। इफ यू कंपेयर विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सस्ती तालीम दी, अच्छी तालीम दी, सही बात है। सख्त वाली तालीम दी। अब सर्व करने का टाइम आया, मुझे वहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिले। क्या पता मेरिट का इशू था, क्या पता वैकेंसी अवेलेबल थी, आई डोंट नो। मुझे मूव आउट करना पड़ा। आज हम यहाँ रह रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, आप भी टैक्स दे रहे हैं। अगर यही टैक्स हम पाकिस्तान में दें तो पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मतलब हमारे कंसर्न्स अपने हैं ना, वो मसला डिफरेंट स्टोरी, वो दैट इज हाँ, डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ मसला सारा ये ना, हम टैक्स पे करने के बावजूद वहाँ पे लाइफ की सेफ्टी आपकी नहीं है सर। हेल्थ इश्यूज हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती है, 10,000 देखिए मसले हैं। वो तो एक डिफरेंट नैरेटिव है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको खुद पता है हेल्थ सिस्टम कैसा है। रिसेंटली हमारे एक अजीज आप बावल भाई को जानते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट, 8 आवर्स वो बंदा बैठा रहा है। अच्छा, उसके बाद जिस डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया ना, उसको ये भी नहीं पता अंदर प्रॉब्लम क्या है। उसने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है बेलफास्ट में, अच्छा। और आफ्टर 3 डेज की अपॉइंटमेंट दी है। और उसने क्या किया पता है आपको? मुझे उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता। उसने सिर्फ टांके लगा के बंद किया, इलाज कोई नहीं किया, टीके लगा दिए। 3 दिन बाद हम गए, उधर जाके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थी, उसने भी कहा टाइम ही नहीं है। मज़ीद 2 दिन लगे, और जो स्पेशलाइजेशन वाली डॉक्टर थी जिसने उसकी उँगलियाँ देखनी थी, उसने वो ज़ख्म खोल के प्रॉपर ऑपरेट करके जो अंदर टेंडन्स शटर हो गए थे ना, उनको प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट करके दोबारा जोड़े। अब आप मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है, मैं वैसे कंपेयर कर रहा हूँ। देखें कितना टाइम लग गया, 10 to 15 डेज लग गए। यही चीज़ पाकिस्तान में हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुरे से बुरा भी हो ना, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो वो कर लेते हैं, निज़ाम अच्छा चला देते हैं। लेकिन हमारा इसके कंपैरिजन का टॉपिक नहीं है। में तो खैर वो है ना, देखिए हमारा कंपैरिजन नहीं है। मैं exactly. आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, राइट?
इस टाइम पाकिस्तान में ना आपको भी मैसेज आते हैं, मुझे भी आते हैं। आप बिलीव करो मुझे कतर से भी लोग अब मैसेज करते हैं, यार हमें कोई तरीका बता दो, किसी तरह हम बाहर सर आ जी जाएँ। मैं आपको बताऊँ मेरे बहुत जैसे जब मैं 2008 में यहाँ पर आया ना, तो मेरे जब मैं पाकिस्तान में, तो मेरे जो सीनियर थे, जो मुझसे 1-2 साल सीनियर थे, वो कुछ सऊदीया चले गए, कुछ ऑफ कोर्स दुबई चले गए, कुछ अबू धाबी चले गए, कोई मस्कत चले गए। अब उनके मुझे मैसेजेस आते हैं जो मुझसे पढ़े लिखे भी ज़्यादा थे, एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा थे। वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, यार कोई हमें यहाँ बुला लो, हम टैक्सी चला लेंगे आकर, बट प्लीज़ कोई रास्ता बताओ कि हमें यूके बुला लो, या हमें बता दो हम यूरोप कैसे जाएँ। हम वहाँ जाके मेहनत मज़दूरी कर लेंगे, हम पिज़्ज़ा डिलीवरी कर लेंगे, टैक्सी चला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हमें यहाँ से निकाल लो बस। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुझे भी ऐसे ही आइडिया आया था क्योंकि मेरे फ़ादर ना मेरे सामने वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि अब वो यूज़लेस हो गए थे उनके लिए। कहते कि बस अब क्योंकि उनकी सर्विस कंप्लीट हो गई है, उन्होंने नहीं रखना आगे। ऑलमोस्ट रिटायरमेंट क्योंकि का टाइम को पर नहीं, होंगे। वो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। लेकिन ये कि वो ना उनका बेसिकली जो था ना वो डिपार्टमेंट जो था वो फायरिंग का था। हुँ, वो गन्स रिलेटेड जॉब करते थे। हुँ, तो उनका जो लाइसेंस था एक उनके पास डॉक्यूमेंट था जिसमें वो रिस्क वाला था जिसकी वज़ह से वो उनके पास वर्कशॉप थी। हुँ। तो वो उनका जो बॉस था, जो उनका कर्नल था या ब्रिगेडियर था, वो कहता था कि यार आप स्किलफुल हो तो आप टेस्ट भी पास कर क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना उनके हुँ, ईयरली मेडिकल्स होते हैं। आप ठीक हैं, फिट हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहता है। हुँ। तो मैंने कहा यार जब तक आपका चलता है चलते हैं, चलाते हैं, आगे अल्लाह मालिक है। वो कोविड आया उनकी जॉब खत्म हो गई। जब जॉब खत्म हुई तो मैंने देखा यार मेरे फादर ने 22 ईयर्स स्पेंड किए हैं और एक व्हाइट कॉलर जॉब की है, बेहतरीन जॉब की है। हुँ, लेकिन एट द एंड उसको उनको ये इस मुल्क को छोड़ना पड़ा। सेम विद माय अंकल्स उन्होंने सऊदीया में 22 25-25 साल लगाए। आज वो पाकिस्तान जाने पे मजबूर हो गए। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था यार मैं यहाँ पर आके अगर डॉक्यूमेंट लेके मैं वापस बेशक चला जाऊँ। लेकिन मेरे पे बाउंडनेस तो नहीं है ना। मैं किसी टाइम पे मजबूर हो जाता हूँ, कुछ हो जाता हूँ। आपको खुद पता है यहाँ पर लोग और जॉब्स करके सर्वाइव कर सकते हैं, हुँ। राइट? तो यही मेन रीज़न होती है। इसीलिए आजकल जो लोग हैं जो गल्फ़ में पढ़े लिखे या जो थोड़े बहुत जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स है वो कोशिश ही कर रहे हैं कि हम वहाँ पर जाके सेटल हो जाएँ। हुँ। ये उनकी प्राइम कह लें कि एक किस्म की प्राइम थिंकिंग है कि वी हैव टू मूव ओवर देयर। क्योंकि देखिए जब इन्फ्लेशन आती है तो इफ़ेक्ट तो पड़ता है। अभी इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट फीसेस वगैरह भी उधर इंक्रीज़ हुए हैं, कामों की आगे पीछे मसले मसाइल उधर हुँ। भी बढ़े हैं। यहाँ पर भी बढ़े हैं लेकिन यहाँ पर यहाँ सपोर्ट पर भी ऑफ़ है। कोर्स हाँ, बड़े ये बताएँ कि आपको कैसा लगता है कि अगर मैं इमिग्रेशन सिस्टम की बात करूँ, कंपेयर्ड टू कतर और कंपेयर्ड यूके? यूके का इमिग्रेशन सिस्टम सर या यूरोप का कह लें बेटर इन अ वे कि आपको सिटीज़नशिप दे देते हैं। आप जो हुँ, मर्ज़ी करें, हुँ। जैसे मर्ज़ी हो। मतलब ऑफ़ कोर्स आपको लीगल तरीके से एक सर्टेन टाइम गुज़ारना पड़ता है, जो भी टाइम है आपका 8 देखिए साल, यहाँ पर 10 साल। आपको भी पता है लोगों ने इल्लीगली 10 से 12 साल भी गुज़ारे हैं। स्कीम आई थी, लोगों को डॉक्यूमेंट मिल गए थे क्योंकि हुँ, दोज़ पीपल आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ क्राइम्स एग्ज़ैक्टली तो या उनको मिल गया था। हुँ, जैसा कि अभी उन्होंने थोड़ा इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज की हैं, जिस तरह दुबई ने गोल्डन वीज़ा निकाल दिया, लेकिन दैट्स नॉट फॉर एवरीवन। या वो हाँ, तो सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिनको या तो पैसा बहुत है उनके पास, या जो है जिनके पास जो है स्किल्स हैं, या कुछ दे आर लाइक समथिंग डिफरेंट लाइक यूनिक यू नो? तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे ना, हुँ। तो मैं तो कहूँगा कि दिस पोर्शन इज़ बेटर। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट लेके जब आप वहाँ जाते हैं ना, तो वो आपको एज़ अ ये वाले बात पे मैं आपसे बिल्कुल नेशनल देखते पूछना हैं। चाहूँगा कि देखिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हम अपनी बात करें, जैसे आप हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है और एक बंदा पाकिस्तानी है, सेम एजुकेशन है, एक बंदा पाकिस्तान से आता है, कतर या कहीं पर भी मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब, और हम यहाँ पे जाते हैं, सेम एजुकेशन, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। क्या हमारी सैलरियाँ सेम होंगी? इसकी ना क्या ये हमें ट्रीट सेम क्या हमें अभी मुझे आपको हमें जो है ना सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं अभी मिलेगा? आप मेरे से सारी-सारी बातें निकाल रहे हैं, तो अभी मुझे आपको अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी। मैं जब कतर में गया तो मैंने बड़ी स्ट्रगल की, काम सीखने के लिए पहले 2 साल मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। क्योंकि आपको पता है मैं एक पढ़े लिखे घराने से गया और एकदम हुँ। कंस्ट्रक्शन फील्ड की उस जगह चला गया जहाँ पर सिस्टम ही डिफरेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। ठीक है, मुश्किल थी, कुछ चीज़ें अपनी फ़ेवर में नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से की। एक बड़े प्रोजेक्ट पे जब गया एज़ अ रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर गया, तो ऑब्वियसली टीम चाहिए थी, हायरिंग हुई। हुँ, अब हायरिंग जब हुई तो उधर एक सीन ये हुआ हमारे साथ कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, हुँ, वो यूएस नेशनल है। वो मेरे ख़्याल से बेसिकली जॉर्डेनियन या फ़लस्तीनी थे, लेकिन वो यूएस नेशनल थे और यूएस के हाईवे डिपार्टमेंट में सर्व करके आए थे।
और वो यूएस का पासपोर्ट ना फ्रंट जेब पे, इस्लामाबाद में करते थे पहले, यूएस का आई एम यूएस नेशनल होल्डर, ऐसे थे। ठीक है सर। तो वो 6 महीने जब उधर काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ना प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करते हुए ईमेल्स की, अपनी डेली रिपोर्ट बनाई, सारा डॉक्यूमेंटेशन करके अब वो कंपनी को हैवी जा रहे थे। क्योंकि पर मंथली में ख़ास से उनकी 30,000 या 35,000 रियाल सैलरी थी, जो कि वो तब भी कह रहा था कि बड़ी कम है, क्योंकि वो यूएस से ये आया हुआ था। पाकिस्तान में कितने बन गए पाकिस्तानी? पाकिस्तानी तो मुझे नहीं पता। एक रफली पाउंड आइडिया। पाउंड क्या लें, तकरीबन 10-12,000 पाउंड्स इफ आई एम नॉट अ रॉन्ग, मंथ? अ मंथ ये इफ आई एम नॉट तकरीबन रॉन्ग। तो लाखों और में उस होगा। हाँ, ये तो अच्छे बड़े पैसे हैं। 30-35 हज़ार रियाल उस टाइम पाकिस्तानी कितना बनता होगा? पाकिस्तानी कितना बनता, 8-10 लाख रुपए तो बनता ही होगा सर। अब मुझे, क्योंकि उस टाइम रेट शायद 40 था या 45 था। एक रियाल ये कब 40-45। की बात बता रहे हैं आप? ये 2017-18 की बता रहा हूँ। अभी तो मेरे ख्याल से वो 100 से ऊपर चला गया होगा। अभी तो 80-90 के करीब है, चेक नहीं अराउंड किया कभी। अराउंड 90। अच्छा, स्टोरी बड़ी मज़े की है सर। अब वो बंदा ना, अब कंपनी को भारी पड़ रहा था, कंपनी के क्राइसिस के दिनों थे, अभी नया प्रोजेक्ट मिला था, काम शुरू होगा, बिलिंग होगी, पैसे आएँगे तो आगे देंगे। हाँ। वो भारी पड़ता जा रहा था, तो कंपनी ने उसको फायर करने का सोच लिया। अभी जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ, वो पासपोर्ट नेशनैलिटी की रखना चाहता हूँ। वो ये है कि जब उसको पता लगा ना कि अब मेरा आखिरी दिन है, तो उसने कहा सैलरी। आप बिलीव करेंगे कि वो कंपनी को हाथ-पाँव पड़ गए कि भई अगर एम्बेसी में चला गया, तो एम्बेसी वालों ने कंपनी के ओनर को नहीं बताना। उन्होंने कि एम्बेसी ने ना कतरी को बुलाना है, वो गवर्नमेंट के थ्रू बुलाना है कि भाई हमारे बंदे के साथ इधर ऐसा हुआ है कि पैसे तुम लोग दो। हाँ। उन्होंने केस चलाना है। अभी वो प्रोजेक्ट जो था वो था, तुर्की काम कर रहे थे। तुर्की और अमेरिकन्स के उन दिनों पॉलिटिकल भी सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था। आप बिलीव करें, वो बंदा तुर्की के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे ना, उनको वो धमकी लगा देता था कि तुम लोगों ने मेरे साथ कोई मसला किया ना, मैं तुम्हें सू कर लूँगा। देखिए, अब ये मैं आपको पासपोर्ट की वैल्यू बता रहा हूँ, सच अ राइट? शेम ऑन आवर गवर्नमेंट कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। नहीं, हमारा सर सिस्टम ही कोई नहीं है ना। हम खुद ठीक नहीं हैं। हम्म। हमारे वहाँ सपोर्ट उस तरह नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि बंदा ग्रो ना करे। हम्म। हम दबोच के रखना चाहते हैं। खैर ये तो आप मिडल ईस्ट की बात नहीं, ये तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक पाकिस्तान जहाँ भी जाएगा ना, वो चाहता है कि सामने वाला जो बंदा है ना, वो ग्रो करे ही ना। ठीक है, वो मैं मान, लेकिन यहाँ पर आप दबा सकते हैं? नहीं, दबा तो ऑफ कोर्स नहीं नहीं सकते। सकते ना। वहाँ पर आप क्योंकि किसी के पास बाउंड चलेंगे ना, तो आप बाउंड हैं। आपके इर्द-गिर्द ऐसा ऐसा सर्कल आ जाएगा कि आपको मजबूरियाँ आ जाएँगी। हम्म। अब सेम हैपन कि वो उसके बाद जो है ना, उसको लीव किया गया और उसको पेमेंट की गई। किस वजह से की गई? बिकॉज ही वाज लाइक बिकॉज़ ही इज़ हैविंग अ यूएस अमेरिकन नेशनल। अमेरिका, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं करना था। उसने जाके एम्बेसी में बोला था कि मेरे साथ ये मसला हो गया। अब हम लोगों ने और कुछ कंपनीज़ ने, क्योंकि देखें कंपनीज़ का कसूर नहीं होता। मैं कंपनीज़ को ब्लेम नहीं करूँगा। शायद लोग मेरे से मुझे कहें कि आप डिफेंड कर रहे हैं कंपनीज़ को। लेकिन कंपनी कैसे रन की जाती है, देखिए हर किसी को नहीं पता होता। हमारा तो मकसद होता है तनख्वाह से। कंपनी कैसे काम करेगी? जैसे आपने एक प्रोजेक्ट लिया, आपने काम किया, आफ्टर 1 मंथ आपने इनवॉइस की, उस कंपनी ने आपको पे दिया। जब कंपनी के पास पेमेंट आई, उसने आगे अपने एक्सपेंसेस की। अब एक प्रोजेक्ट से पेमेंट रुक गई है, होल्ड हो गई है, फॉर एनी रीज़न, कंपनी आगे पे नहीं करती। कंपनी कहती है भई पैसे नहीं आए। ये अब कंपनी गलत करती है। भई बंदों का काम तो नहीं है ना पेमेंट क्लियर कराना। बंदा अपना काम कर रहा है, एट द एंड ऑफ मंथ उसको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन कंपनी क्या कहती है, वो टेक्निकल पॉइंट क्या पकड़ती है कि जी पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आएँगे तो देंगे। 6-6 महीने, 8-8 महीने लोगों को सैलरी नहीं मिलती। ये जो है बिगेस्ट ड्रॉबैक है। लेकिन इसमें कुछ कह लें कंपनीज़ को भी फ़ॉल्ट है। फिर कुछ जब काम नहीं होते, बंदे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, यार कंपनी रखा हुआ तो है, दिन तो लग रहा है ना। मतलब काम दिल कैसे लगे इंसान की बीवी बच्चे नहीं, पाकिस्तान दिल नहीं, में? दिन सॉरी, दिन लगे। दिन लग रहा है। ऐसा बीवी ये तो होता है ना सर, जब वो तो ज़ाहिर-सी बात है, लोग जज़्बाती भी होते हैं और ये उनके हाँ। वैलिड पॉइंट है कि भाई मेरे पीछे बीवी-बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे, मुझे यहाँ रहना है। एग्जैक्टली। वो बात आपकी ठीक है। हाँ। लेकिन लोग कॉम्प्रोमाइज़ फिर इस तरह कर देते हैं ना कि जब देखते हैं ना कि मार्केट में काम नहीं है, कंपनी ने रखा हुआ है, उसको पता है कि काम चाहिए और थोड़े से टफ कंडीशंस हैं, कंपनी पे करती है। कंपनी रख मेरी कंपनी थी, वो बहुत अच्छी थी। मेरे उसके साथ बड़े इख्तलाफात थे, लेकिन उसने पे किया है। थोड़ा आगे पीछे हो गया, नो मैटर्स, लेकिन उन्होंने पे किया है, जो भी आपका था उन्होंने पे किया। अच्छा, जैसे अभी आपने अर्लियर बताया कि आपकी माशाल्लाह काफ़ी फैमिली के जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स लाइक चाचा, मामू, कज़न वगैरह, वो बड़े सऊदी में कुछ इधर-उधर हैं। तो आपके ख़्याल में कौन-सी जो है गल्फ़ कंट्रीज़ या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो है वो बेटर हैं जाने की? मोर फ्रेंडली कह लें या बेटर हैं अपॉर्च्युनिटी के लिहाज से? देखिए, मेरे ख़्याल से ना आजकल दुबई और कतर मोर फ्रेंडली है, क्योंकि सऊदीया में थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से इकामे की फ़ीसेस वग़ैरह ज़्यादा हो गई हैं और काम की सिचुएशन बड़ी टाइट है। मेरे अपने 2-4 अज़ीज़ों से बात हुई है, वो कह रहे थे यार बाहर की दुनिया में बड़ा नाम है,
लेकिन हालात ख़राब हैं। अब हम्म उसमें भी उस इन्फॉर्मेशन को भी मैं एज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए लूँगा क्योंकि सऊदीया बहुत बड़ा है सर, हम्म उनका रकबा बहुत बड़ा है। अब क्या पता जहाँ पर वो हैं वहाँ पर काम नहीं है। हम्म अब जैसा नियोम सिटी का हमने सुना है वहाँ पर बड़ा काम है, कुछ लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट होल्ड पर है, कुछ क्या बोलते हैं। लेकिन मेरा एक दोस्त है वो कतर में सैमसंग कंपनी में था। वो एज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था जो ये बिडिंग्स वगैरह करते हैं ना लोग, बहुत यूके का वो ग्रेजुएट है, हम्म कवेंट्री यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन की हुई है। उसने कतर छोड़ के जो है ना सऊदीया चला गया वो। उसकी किसी अच्छी कंपनी में मैंने सुना है कि जॉब हुई है। हम्म तो आई थिंक उनके जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं ना वहाँ पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात है। अब इसको अगर आप देखें ना दुबई और कतर से, कतर में भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कतर में ना लोगों ने डिफरेंट इनकम सोर्सेज़ डेवलप कर लिए हैं। हम्म अब मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके कंस्ट्रक्शन बिज़नेसेस भी हैं, जो फूड की इंडस्ट्री से भी लिंक्ड हैं और फिर वो जो है ना मैन पावर सप्लाई भी करते हैं, हम्म राइट? तो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह। उसमें ये है ना कि एक बंदा बहुत सारे घरों को जोड़ लेता है। हम्म जो हमारे मैनेजर थे उनकी मुझे एक अच्छी बात अगर उन तक ये वीडियो जाए, अल्लाह करे वो देखें तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती थी। वो इंशाल्लाह कहते थे कि देखो यार मेरे साथ ना कई घर जुड़े हैं। हम्म मेरी कोशिश ये होती है कि सबका निज़ाम चले। व्हिच इज़ आई थिंक अ रियली गुड डीड क्योंकि सबके बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है कि आप कहते हैं यार मेरे साथ इतने घर जुड़े हुए हैं, इतने हम्म घरों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, राइट? तो कतर और दुबई में ये जब से थोड़े से कानून उन्होंने रिलैक्स किए हैं ना तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। अब आप देखें ना कि आप सोशल मीडिया पे देखें कितने लोग दुबई बैठे जैसे हुए हैं। पहले मैं कराची से हूँ। कराची में जितने भी मैंने देखे ना बड़े-बड़े जैसे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, मेकअप आर्टिस्ट, बड़े-बड़े जितने भी नाम 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 जो नामवर लोग हैं वो दुबई में हो रहे हैं। सर दुबई या इज़ हो चुके हैं या हो रहे हैं। बेसिकली दुबई इज़ इंटरनेशनल हब हो चुका है अभी। हुँ, आपको हर बड़ी दुबई का लिविंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो चुका है। आप बिलीव हुँ। करेंगे कोई भी गोरा कोई भी है ना वो इंस्पायर्ड है बाय दुबई। यार मैं देखें लास्ट लास्ट ईयर पाकिस्तान गया तो मेरी जो एयरलाइन थी वो एमिरेट्स थी। तो मेरा स्टे था कुछ 1-2 दिन का मैंने अपना स्टे करवा लिया था दुबई के अंदर। यकीन करें जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरा तो आई वाज़ फीलिंग लाइक मैं तो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। दुबई इज़ लाइक समथिंग डिफरेंट कम लाइक हालाँकि हम यूके में रहते हैं। मगर वहाँ पे जाके ऐसा लग रहा था कि यार ये दुबई नहीं है, दूसरी दुनिया है। मेरे साथ उल्टा हुआ है। मैं जब यहाँ लैंड किया मैंने कहा किधर जंगल में आ गया। सेम ऐसे ही हुआ है ना, मैं देखिए यही वो तो कह रहा हूँ। अब उसमें ना बेसिकली वो देखें वो बाद में डेवलप हुए हैं और मोस्टली एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी एशियन पीपल ने डेवलप किए हैं। हाँ। एशियन पीपल बांग्लादेश, नेपाल, अरे पाकिस्तान, सर इंडिया जी, के लोग। आपको अगर छोटी-सी आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा करूँ, जहाँ पे देखें अभी जैसे दुबई जो एक एयरपोर्ट हब बना हुआ है ना, सॉरी एक सेंटर बना हुआ है दुनिया का। दुबई जो है, दुनिया की सारी फ्लाइटें मोस्टली दुबई से होती हुई जाती हैं। एक ज़माना था, हम 70s की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 70s की लेट लेट 70s की, ये जो हब था ना, पहले कराची हुआ करता था। एमिरेट्स को बनाने वाले पीआईए वाले हैं और आज पीआईए का हाल देखें क्या हो गया। बस ये तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, हुँ, हमारे गलत फ़ैसले हैं, जो हमारे टॉप पे लोग आए हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उन्होंने सही तरह नहीं निभाई, तो आज हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है। इसमें देखिए आम बंदे का तो कसूर नहीं है। आप हुँ, जिस बंदे के पास पावर है ना, अल्लाह पाक तो उसी से हिसाब लेगा कि हुँ, उसने गलत यूज़ किया है, सही यूज़ किया है, लोग तो उसका कुछ नहीं कर सकते, एग्ज़ैक्टली। लेकिन अल्लाह के हाथ देखिए उसे जवाब एंड लेना ऑफ द डे सबने जाना तो है इस दुनिया से। है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, मैं आपको बताऊँ मैं 2008 में जैसे मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पर आया 2008 में यूके आया था। पर यहाँ पर ना यहाँ से पहले फ़्लाइट होती थी डायरेक्ट लंदन से, मैनचेस्टर से डायरेक्ट पाकिस्तान की पीआईए की। अब कोई फ़्लाइट ही नहीं है पाकिस्तान की सर। अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो आपको यू हैव टू गो समवेयर लाइक टर्की और अबू धाबी और दुबई या कहीं पर जाना है। रिसेंटली जब मैं पाकिस्तान जा रहा था, तो मैं सर्च कर रहा था, कुछ अर्सा पहले ब्रिटिश एयरवेज़ मेरे ख़्याल से अब ओपन हुई हम थी। अब नहीं जा रही वो। अब बंद हो गई है, राइट? हमारे ना हमारे लोगों ने ज़ाहिर-सी बात है अच्छा मैं हमारे आपको एक और चीज़ बताऊँ, इन्फ्लेशन ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि मेरा दोस्त इंडिया गया है यहाँ से, हुँ, बेलफ़ास्ट से, आपको पता है बेलफ़ास्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। उसको सर £700 में रिटर्न टिकट मिली है हुँ, और उसका 2 घंटे स्टे था और मैंने बेलफ़ास्ट से देखी है £1500 आ रहा था हाँ, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। टैक्सेस बढ़ इन्फ्लेशन हमारी क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है ना तो एयरपोर्ट के टैक्सेस होते हैं, तो वो उस हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। हुँ। तो बस अल्लाह पाक रहम करे पाकिस्तान के हालात पर। चलें तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अभी पिछले दिनों आप एक मूवी देखी होगी शायद आपने पढ़ा नेटफ्लिक्स पे चल रही थी गोट लाइफ। उसमें दिखाया कि एक इंडियन बंदा जो है वो पढ़ा लिखा बंदा वो कहीं मिडल ईस्ट जाता है सऊदी जाता है तो फिर वहाँ पे जाके उसको बकरियाँ चलाने पे लगा देते हैं और वो बेचारा 15-20 साल करने के मतलब वापस सर्व करने के बाद वो वहाँ से भागता है फिर वापस अपनी कंट्री आता है मतलब इंडिया वापस जाता है वो
तो आपके ख़्याल में क्या वो मूवी जो है बनी है, ऑफ़ कोर्स हमें तो नहीं पता वो सच्ची कहानी है या नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि मतलब सऊदीया में या जितने भी मिडल ईस्ट में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? अच्छा, मैंने भी उसका बड़ा चर्चा देखा है, अब टाइम की किल्लत थी तो मूवी तो नहीं देख पाया, लेकिन हुँ, कुछ रिव्यूज़ देखे हैं उसके कि बड़ी हार्ड स्टोरी बताई है और एक ट्रू बेस्ड स्टोरी और बड़ा उसका चर्चा रहा है। अब आई डोंट नो कि उस बैक इन 90s या 80s में ऐसा हुआ हो, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। हुँ। ख़त-ओ-ख़ताब, सोशल मीडिया था नहीं, सोशल उसका मीडिया फ़ोन था देखिए, नहीं इतना ख़ास। मेरे फ़ादर जब 2000 में गए तो वो भी रिकॉर्डिंग कैसेट करके कोई आ रहा है उसके हाथ भेज दी, ख़त भेज दिया, तो उधर से ही पता लगता था वापस आपने लिख के भेजा, आपने कैसेट खाली की, कैसेट रिकॉर्ड करके भेज दी, उसमें बातें की। हुँ। तो आई डोंट नो कि अब तक वो किन लोगों के पास चला गया और कैसे लोगों के पास चला गया कि वो इतनी हार्ड स्टेप में चला गया कि उसने इतनी हार्ड स्ट्रगल की कि उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला और वो बड़ा मुश्किल गुज़ारा बसर किया। अब मैं हमारे एक दोस्त हैं वो रिसेंटली दुबई गए हैं। उनके कुछ बंदे हैं वो जो शेख हमदान हैं उनके जो हुँ। इस्तबल है ना, घोड़े वग़ैरह और इसी तरह का भाड़ा सिस्टम वहाँ पर होते हैं। उस बंदे से मेरी बात हुई है जब हम ये टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो उसने कहा यार हमारी तो बड़ी वीआईपी रिहाइश है और वो बंदा वहाँ पर गया उसने कहा यार उनकी तो बड़ा बेहतरीन अब सिस्टम है। वो हर कोई जैसा नहीं होता ना, मैं वो नहीं, छोटी-सी मैं हाँ। उसको ऐसे कह रहा हूँ कि देखिए जब सोशल मीडिया आया या जब दुनिया चेंज हुई, मॉडर्नाइज़ेशन आई ना, हुँ। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ प्रोटोकॉल सेट किए हैं कि भाई सही। इससे हम बदनाम होंगे। हुँ। अब आप देखें ना उन्होंने बैक 90s की एक स्टोरी चलाई, कितना डिफेम हुआ। उसके मेरे ख़्याल से बैन भी लगा और बड़ी उसके खिलाफ बातें भी की गई हुँ। कि एक साइड ऑफ द स्टोरी बताई गई है और शायद मैं भी यही कहूँगा कि हाँ, वन ऑफ़ वन कोर्स। नैरेटिव ऑफ द स्टोरी है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि सारे ही ऐसे हैं, हाँ। ये सबके साथ ही ऐसा एक होता है। छोटी-सी कहानी मैं अभी आपको सुनाऊँगा, लाइक बैक इन आई वुड से लाइक लेट 90s की, सॉरी अर्ली 90s की कहानी है। हमारे जो कराची में एक हमारे जानने वाले हुआ करते थे। वो बेसिकली प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर थे। तो मेरे ख़्याल से उस ज़माने में ना एक मस्कत जो है वहाँ पर ना ये स्पोर्ट्स वीज़ा वग़ैरह निकलते थे, तो वहाँ खेलने गए थे वो। तो बेसिकली उनसे परफ़ॉर्म नहीं हो पाया, तो उन लोगों ने उन्होंने वहाँ पे उनको पनिशमेंट देने के लिए किसी फैक्ट्री में उनसे काम करवाया। लाइक उनसे प्रॉपर में मतलब 20-20, 25-25 किलो की बोरियाँ उठवाई। ये उनकी ज़बानी है। मतलब ऑफ़ कोर्स उस ज़माने में सोशल मीडिया था, ना मोबाइल फ़ोन थे, ना कुछ था। तो आई डोंट नो कि ऐसा अब होता है, नहीं होता, या उनके साथ कितना रियल हुआ, कितना फ़ेक हुआ। बट ये उनकी ज़बानी है कि जब मैं वापस आया तो मेरी तौबा थी कि मैं दोबारा, कि मैं कुछ भी हो जाए मैं मिडल ईस्ट दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये तो मेरे ख़्याल से वो शख़्सी वीज़ा शख़्सी आई मीन से कि प्राइवेट में चले गए। जैसे मैंने आपको हुँ, पहले ही बताया था ना, शायद वो प्राइवेट खाते में चले गए और वो हुँ, डायरेक्ट उनके पास चले गए हुँ, और उन लोगों ने उन पे ज़ुल्म किया। लेकिन कंपनी का जो सिस्टम होता है ना, अगर आप बोलते हैं ना मैंने काम नहीं करना, हुँ, फर्स्ट 3 मंथ्स आर प्रोबेशन पीरियड। हुँ। इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड, आप बोले काम नहीं करना नहीं भाई, चलिए, डज़न्ट मैटर आप कि जाएँ, हाँ, वापस मैं चले जाएँ। डज़न्ट मैटर कि आपका वीज़ा कोई भी, हम इंसान तो हैं ना। सर वो अब देखिए ना, इंसान को इंसान नहीं, ट्रीट करें ना आप। डज़न्ट आप मैटर कि देखिए आप वो एक ज़ालिम बंदे के पास चले गए, हाँ। जिस तरह उन्होंने स्टोरी बताई है। अब वो ज़ालिम बंदा तो उनसे काम ही करवाएगा ना। मतलब ही वाज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, लाइक देखिए मतलब एक बंदा प्रोफेशनल जब उसकी स्किलफुल बंदा है वो। अगर देखिए जो भी काम है उसका क्रिकेटर था, उससे परफॉर्म नहीं हो पाया। आप बोलते ठीक है यार, लाइक यू आर नॉट गुड फॉर अस, यू कैन गो बैक टू योर कंट्री। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। आई डोंट नो कि वो किस कंडीशन में कैसे लोगों के पास चले गए। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s, यू नो, इट्स बीन दैट ऑलमोस्ट दैट 30 इयर्स अगो। दैट कैन हैपन। मेरे फादर भी अर्ली देखिए नियरली 20th सेंचुरी के स्टार्ट में गए हैं। उस हुँ, टाइम भी कुछ भी नहीं था। देखिए हुआ होगा, मेरे अब्बू कहते हैं कि जब हम उनको क्योंकि पार्ट टाइम भी अलाउड था। हुँ, गवर्नमेंट की तरफ से था कि अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो उन्होंने हुँ, बाकायदा डॉक्यूमेंट लिया हुआ था। कहते हैं 1 रियाल पे ना मैंने बेटा पैकिंग भी की है आप लोगों की खातिर। वाओ! कि आप अपना घर चलाने के लिए 1 रियाल के लिए ना वो कुछ सॉल्ट फैक्ट्री में गए थे और वहाँ पर हुँ। कहते थे 1-1 2-2 रियाल मिलते थे, "यार चलो मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा।" अच्छा ये बताएँ कि जैसे आप कतर में रहे, वहाँ का जो लॉ सिस्टम है, वहाँ का जो लॉ है या जो जिस लॉ एंड ऑर्डर है, एक पाकिस्तानी के लिए या इंडियन या बांग्लादेशी के लिए सेम है और कंपेयर्ड टू वहाँ का जो शेख है? सर देखें लॉ एंड ऑर्डर बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया आई विल से इट्स ऑलमोस्ट बैलेंस्ड। ऑलमोस्ट मीन्स कि प्रॉपर्ली मैंने क्योंकि मेरे सामने कोई वाक़या हुआ नहीं है। हुँ, कुछ 2 वाक़ये हुए हैं। उसमें ये है कि एक दफ़ा ना सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई। एक यंगस्टर मेन रोड पे ड्रिफ्टिंग कर रहा था। सऊदीज़ और ये इनको ड्रिफ्टिंग का बहुत शौक है। ड्रिफ्ट हुँ, करेंगे गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टिंग। तो उन्होंने बाकायदा उसके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई और
ज़ाहिर-सी बात है जो ड्रिफ्टिंग कर रहा है V8 पे वो कोई आम बंदा तो नहीं होगा ना, हुँ, या आम कतरी भी तो नहीं होगा। ही हैज़ पावर। तो उन्होंने बाकायदा उसके खिलाफ केस किया, उसको सज़ा दी। और एक हमारी कंपनी में बंदे के साथ वाक़या हो गया था कि उसको ड्यूरिंग साइट वर्क्स जो है इंजरी आ गई थी। तो इमिग्रेंट्स लॉ के बदौलत उस बंदे को उसका राइट दिया गया, और वो जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, वहीं पर एक बंदा था जो उस केस को डील कर रहा था। आई डोंट नो या ही इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट और वो कोई पुलिस वाला था। तो उसको लैंग्वेज आती थी। उससे जब उसकी बात हुई तो उसने उसकी काफ़ी हेल्प आउट की और उसको प्रॉपर जो है ना गुड बाय किया। मतलब उसको उसके राइट्स दिलवाए। हुँ, और कुछ मिसालें ऐसी भी मिलती हैं कि वहाँ पर क्योंकि जब कंडीशंस टाइट हो गई, जैसे अभी अभी बहुत हालात ख़राब हैं। हालात ख़राब होने से मैटर मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम नहीं है। हुँ, कंट्री बैक टू नॉर्मल नहीं आ रहा, काम ओपन नहीं हो रहा। जब काम ओपन नहीं होगा तो लोग स्ट्रगल करेंगे, हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होंगी। या कंपनीज़ के पास जो बंदे होंगे उनकी सैलरीज़ डिलेड हो जाएगी कि भाई हुँ, काम नहीं है, व्हाटएवर सो आपके बहुत मसले बनेंगे। तो कुछ मैंने सुना है, आई डोंट नो इट्स रॉन्ग और राइट, किसी बंदे के मुँह से ही सुना है। वो कहते हैं कि भई उन्होंने लेबर को ये तक बोला कि आप जाएँ कोर्ट चले जाएँ, कोर्ट क्या करेगी, हम देख लेंगे। अब एक लेबर कोर्ट में कैसे जा सकता है? कोर्ट की फीस ही अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हुँ, उसके लिए वो अपने लिए मसले-मसाइल नहीं पैदा कर सकता। वो ज़ाहिर-सी बात है उसने घर का सोचना है, अपनी फैमिली का सोचना है, कहेगा यार मैं केस करूँगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊँगा? फिर उसके बाद वो काम करेगा, केस करेगा। तो आप ये कह लें कि मेरे ख़्याल से आजकल के दौर में लॉ एंड ऑर्डर बराबर है। बराबर आप है। अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, एम्बेसी के पास जा सकते हैं, और बाकायदा अब एम्बेसी जो है ना मैसेज फैलाती है। कुछ स्ट्रगल्स या कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारी एम्बेसी भी अभी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। कतर की एम्बेसी हमारी अच्छी है। 1-2 दफ़ा मेरा जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा था। क्योंकि आपको पता है आप किसी के साथ ज़्यादती करें, आजकल लोग वीडियो बना के वायरल हुँ, कर देते हैं। तो दैट इज़ अ सोशल मीडिया प्रेशर। तो कोई भी जो गल्फ स्टेट है ना, ये प्रमोशंस बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी कि जब ये नेशनल डेज़ आते हैं ना, तो ये कहते हैं कि मतलब जो ऑफ़िशियल्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप घूमें, हमारा कल्चर डिस्कवर करें। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। हुँ, वर्ल्ड कप के दौरान आप देखें ना, कैसा कल्चर दिखाया कतर ने। कितना पॉज़िटिव इमेज दिखाया इस्लाम हुँ। का, कितना पॉज़िटिव इमेज दिखाया हाँ, अपने वो बहुत कल्चर का। ज़बरदस्त दिखाया है माशाल्लाह। तो वो द उस आप ये कह सकते हैं कि कतरी जो है ना, इफ यू कंपेयर विद अदर पीपल, अब ये दे मेरा आर बेटर। ओपिनियन है, दे आर बेटर क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है सर। लंदन हुँ, में उनकी मोर देन 40% इन्वेस्टमेंट्स हैं। हुँ, आप लंदन में जाके देखें, वो कतरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाते हैं। हुँ, मैं अपने दोस्त के घर गया, मेरा दोस्त उसके कतरी दोस्त था। मेरे कतर में बुरे हालात थे। मतलब क्योंकि रोड का काम था, रंग वगैरह सारा जल गया था। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं सिटी से बाहर था, मैं आया, उस कतरी से उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई, वो अपने फार्म हाउस पे लेकर गया। दैट वाज़ रियली, मतलब मेरे लिए एस्टोनिश था यार, ये हुँ, कतरी है। उसने अपने हाथों से सर्व किया, अपने हाथों से बनाया, उसके जो मुलाज़िम थे उससे सिर्फ़ उसने रॉ मटेरियल मँगवाया, चीज़ें सेट की, उन्होंने कहा मैं खुद सर्व करूँगा, ये मेरे मेहमान आए हुए हैं। हुँ, बाकायदा मतलब उसने ऐसे सपोर्ट किया जैसे कतरी बैठे हुए हैं। तो वाह! मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया देख ली है, हुँ, वो कदर करते हैं, इंसान की कदर करते हैं। चलें बहुत अच्छा लगा इमरान आपसे बात करके। तो नाज़रीन ये हमारा टॉपिक था आज का लाइफ़ ऑफ इमिग्रेंट्स इन मिडल ईस्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें अपने पॉडकास्ट का। जब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख़्याल रखिएगा। मेरा नाम अली है, मेरे मेरे साथ थे मेरे दोस्त इमरान। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।